हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर हम शुरू करने वाले हैं आपका सबसे पहला चैप्टर क्लास 9 इकोनॉमिक्स का, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और आज हम खत्म भी कर देंगे इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट या मिड टर्म्स में आएगा, फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएगा, है ना। तो हम इस चैप्टर के 2 सेशंस लगाएंगे। एक सेशन में हम लोग चैप्टर समझेंगे और दूसरे सेशन में हम लोग बीच के जो एक्टिविटीज है, एक्सरसाइजेस है और चैप्टर के एंड की जो एक्सरसाइजेस है वो सब करने वाले हैं, है ना। तो चलो जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दो अगर अभी तक आपने थम्स अप नहीं दिया है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल में। अब आप लोगों को से हाय और हेलो बोलने से पहले समझ लेते हैं कि आज करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, एज आई सेड, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि चैप्टर इतना अनोखा क्यों है। ये चैप्टर बहुत अलग है। जब आप पहली बार इस चैप्टर को खुद से पढ़ते हो ना, तो आपको सच में समझ नहीं आता कि सीबीएसई या एनसीईआरटी आपको बताना क्या चाहता है। फिर जब आप दूसरी रीडिंग करते हो, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तब मुझे समझ आता है अच्छा ये चीज है जो बुक जो है बच्चों को बताना चाहती है। तो चैप्टर में एक तो हम कहानी पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी भी कि इसमें से क्वेश्चन किस तरीके का बन के आता है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। एंड में होगा आपका फेवरेट सेशन मेंटी, दैट इज जो हमने पढ़ा चैप्टर में उसका मेंटी क्विज होगा, बिकॉज यू गाइज लाइक मेंटी मोर। बी क्विज अभी आएंगे हम उसमें भी, पर अभी के लिए हम लोग मेंटी करने वाले हैं, राइट। एंड में मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। होमवर्क के लिए जरूर रुकना, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन इज अ वे फॉर यू टू नो कि कुछ समझ आया, कुछ चमका, कुछ बजा दिल में, दिमाग में, है ना। चलो कहानी शुरू करते हैं। तो स्टोरी बोल रही हूँ, चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पालमपुर एक असली गांव है जो हिमाचल प्रदेश में है, जहां मैं गई भी हूँ, है ना। और मैं गई थी जब मैं 9th में थी, तो मैं बड़ी खुश हुई थी यार, मैं तो पालमपुर में हूँ। और ये हमने भी चैप्टर पढ़ा था, है ना। एनीवेज, बट ये जो कहानी है आपकी जो एनसीईआरटी में है, उसमें जो विलेज जो गांव है पालमपुर, वो काल्पनिक गांव है। काल्पनिक मतलब इट इज नॉट अ रियल, इट इज एन इमेजिनरी गांव, जिसकी स्टोरी जो है आपको बताई गई है। अब आप कहोगे कि मैम ये काल्पनिक गांव के बारे में हमें सीबीएसई क्यों कहानी बता रहा है, असली गांव के बारे में बताए। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है ना कि एसएसटी में जब हम आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, तो आप अपना सर खुजाते हो और सोचते हो कि यार ये थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, हमें यार कब काम आएगी। बट सीबीएसई ने बहुत ही सुंदर तरीके से आपको एक गांव के स्टोरी के थ्रू समझाने का प्रयास किया है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स पहली बार लिए अपने क्लास 9 में, है ना। समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई इकोनॉमिक्स में होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स होता क्या है, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में प्रोडक्शन कैसे होता है, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, है ना। तो पैसे लोग कैसे कमाते हैं, सर्कुलेशन ऑफ मनी कैसे होता है, लोग अपनी जिंदगी का जीवन व्यापन, लाइवलीहुड जो है वो कैसे कमाते हैं, ये सब कहानी आपको समझाई गई है थ्रू दिस काल्पनिक गांव ऑफ पालमपुर। बहुत ही मतलब एज आई सेड, मैं आपको बताती रहूंगी जैसे हम चैप्टर के आगे बढ़ते रहेंगे, कौन सा पार्ट आपको याद करना है, कौन सा पार्ट आप बस समझ के आगे बढ़ सकते हो। दिस इज वेयर स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा होता है ना विचित्र, अनोखा सा है, अलग सा है थोड़ा, ठीक है। Alright, so let's start. The purpose of the story is to introduce some concepts relating to production. Production क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी through a village called पालमपुर। अब आप मेरे साथ जो हो आ जाओ एक दुनिया में, मतलब एक गांव में, पालमपुर गांव में। अब पालमपुर गांव बहुत वेल डेवलप्ड गांव है। बहुत सारे गांव पिछड़े होते हैं, बट पालमपुर ऐसा गांव नहीं है, वेल डेवलप्ड है। प्रॉपर सड़कें बनी हुई है, ऑल वेदर रोड्स। ऑल वेदर रोड्स क्या होती है, वो वाली सड़कें जिनको हम मेटल रोड्स भी बोलते हैं। मेटल रोड्स बोलते हैं, जो पक्का सड़क जिसको बोलते हैं, वो वाली सड़कें हैं इस गांव में। मतलब चाहे बारिश हो, तूफान आए, सड़क को कुछ नहीं होता। कच्ची जो सड़कें होती है वो खराब हो जाती है, उसमें पेड़ वगैरह गिर के खत्म हो जाते हैं वो, है ना। तो प्रॉपर सड़कें हैं। ये जो पालमपुर गांव है, ये एक और बड़ा गांव, बहुत बड़ा गांव जिसका नाम है रायगंज, उससे सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। कनेक्टिविटी भी इट्स क्वाइट गुड, राइट। तो वेल कनेक्टेड गांव है, वहां काफी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है विलेज के अंदर। तो आपके ये सब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, बुल्लक कार्ट, टोंगे, बोगी, सब कुछ है। छोटे छोटे मोटर कार भी आ गए हैं, स्कूटर हो गया, ऑटो हो गया। तो छोटी छोटी इस टाइप की ट्रांसपोर्टेशन भी आ गई है। अब
गांव की बात कर रहे हैं तो गांव के लोगों के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी, है ना। तो जो गांव है वहां पर 450 फैमिलीज है। याद रखना, पॉपुलेशन नहीं बता रखा है आपको, फैमिलीज बता रखा है। तो 450 फैमिलीज है दैट बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट। इन 450 में से जो 80 फैमिलीज है वो अपर कास्ट फैमिलीज है। तो गाइज मतलब अब ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा इसमें 1 मार्कर आ सकता है, बट बेसिक याद रखो कि कम लोग जो है 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, लेकिन कम संख्या में होने के बाद भी ये जो फैमिलीज है इन पे बहुत ज्यादा लैंड है। हाँ बेटा, रायगंज इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल, रायगंज इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज है इन पे बहुत ज्यादा लैंड है और काफी बड़े बड़े घर है एंड मतलब प्रॉपर पक्के सीमेंट वाले घर है। और बाकी जो फैमिलीज है, जो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है वो दलित है, वो स्केड्यूल्ड कास्ट है। वो जो है गांव में रहते हैं, उनके पास छोटा छोटा लैंड है। बहुत सारे लोगों के पास तो लैंड भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, घरों में रहते हैं पर मड के, मिट्टी के घर है, स्ट्रॉ के घर है। जैसे ऐसा नहीं होता थैचेड हट जिसको बोलते हैं, तो स्ट्रॉ के घर में रहते हैं। तो ऑब्वियसली एक इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है जो पालमपुर में ही नहीं हर गांव में होती है। कुछ लोग अपर कास्ट होते हैं, अपर कास्ट के पास यूजुअली ज्यादा लैंड होती है और उनके पास ज्यादा पैसा और अच्छा घर भी होता है, ठीक है, हर गांव की तरह हमारे देश के। अब हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज इन पालमपुर, मतलब क्या क्या एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज है। तो पालमपुर ऐसा गांव है जहां प्राइमरी स्कूल भी है 6 स्टैंडर्ड तक और हाई स्कूल भी है 10 स्टैंडर्ड तक, बहुत बढ़िया। हॉस्पिटल भी है, अच्छा हॉस्पिटल बड़ा नहीं है, हेल्थ क्लिनिक है। हेल्थ क्लिनिक मतलब 1-2 डॉक्टर्स होते हैं, मतलब बेसिक आपका सेटअप होता है। और आपकी डिस्पेंसरी भी है। डिस्पेंसरी क्या होता है? डिस्पेंसरी होता है एक तरीके की मेडिकल शॉप, मतलब जहां पर आपको दवाइयां वगैरह, केमिस्ट जिसको बोलते हैं, जहां पर आपको दवाइयां वगैरह मिल जाती है। तो एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है ना। तो काफी अच्छा पब्लिक फैसिलिटी है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन पालमपुर हैव एन इलेक्ट्रिक कनेक्शन। नाउ ये चीज हर गांव में नहीं है हमारे देश में, बट पालमपुर को एक थोड़ा डेवलप्ड गांव की तरह दिखा रखा है, जहां सड़कें भी है, स्कूल भी है, छोटा सा हॉस्पिटल भी है और हर घर में इलेक्ट्रिसिटी भी आती है। उस इलेक्ट्रिसिटी के वजह से जो फार्मर्स है वो अपनी ट्यूबवेल चला पाते हैं और अपने लैंड पे इरिगेशन कर पाते हैं। ये ट्यूबवेल इरिगेशन, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर आ रही है मैम? डू यू बेटा, आई डोंट बिलोंग टू दिस काल्पनिक विलेज, आई सेड ना इट्स काल्पनिक, है ना बेटा। प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल बस इतना है समझो कि प्राइमरी स्कूल 6 स्टैंडर्ड तक होता है, जब हम सेकेंडरी बोलते हैं 10 स्टैंडर्ड तक होता है, सीनियर सेकेंडरी 12 स्टैंडर्ड तक होता है। हाई स्कूल जिसको बोलते हैं वो यूएस का कॉन्सेप्ट है, मतलब जो आगे 6 स्टैंडर्ड से आगे के बच्चे होते हैं उन्हें हाई स्कूल बोलते हैं, ठीक है। Alright. Now, पालमपुर में मोस्ट ऑफ द पीपल डू फार्मिंग या एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर के अलावा भी लोग करते हैं नॉन फार्म एक्टिविटी, मतलब और भी तरीकों से पैसा कमाते हैं। जैसे छोटा छोटा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, पापड़ बना दिया, बैंगल्स बना दी, खिचड़ी बना दी और सड़क पे बेच दी, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया। या फिर वो करते हैं डेयरी, है ना, बफेलो काऊ वगैरह रख दिया, उनका जो दूध है वो बेच के पैसे कमा लिए। तो ऐसे नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी पीपल आर एंगेज्ड। ऑलराइट बेटा, वाई डेमोक्रेसी वाला वीडियो आ चुका है, बट उसका कंपाइल्ड सेशन डल जाएगा, ठीक है गाइस। थोड़ा सा फोकस करते हैं, बात मैं करती रहूंगी साथ साथ में, बट थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अब आपको समझ आ गया पालमपुर इज अ डेवलप्ड गांव, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, ट्यूबवेल के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, अपर कास्ट लोग है, लोअर कास्ट लोग है, वगैरह वगैरह। अब चैप्टर जो है पालमपुर से थोड़ा अलग होता है, आपको थ्योरी पार्ट बता रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है इसका मतलब? पहले तो हम समझते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। अगर मैं कॉटन को लेके कॉटन टी शर्ट बनाऊं या लोहा लेके लोहे की कढ़ाई बनाऊं, ये जो प्रोसेस है जिसमें मैं रॉ मटेरियल से, एक प्रोसेस इन विच द रॉ मटेरियल इज बीइंग प्रोसेस्ड टू मेक अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्शन। अब इसी प्रोडक्शन के वजह से ही हमारी इकोनॉमी चलती है, इसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इस प्रोडक्शन को, है ना, वेयर द रॉ मटेरियल इज बीइंग प्रोसेस्ड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट।
अब हम क्यों करते हैं प्रोडक्शन, क्या जरूरत है भैया? जरूरत तो है ही। अब मुझे लोहे की कढ़ाई चाहिए, तुम मुझे लोहा लेके दोगे तो मैं लोहे के साथ क्या खेलूंगी, है ना? थोड़ी ना उसमें कुकिंग कर सकती हूँ लोहे के पत्थर में। तो इसीलिए हम प्रोडक्शन करते हैं, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस गुड्स दैट वी रिक्वायर इन आवर एवरीडे लाइफ। आई रिक्वायर कॉटन टी शर्ट, कॉटन से मैं क्या करूंगी, कॉटन थोड़ी ना चिपकाऊंगी अपने शरीर पे, है ना? तो कॉटन टी शर्ट, लोहे की कढ़ाई, ये सब फिनिश्ड प्रोडक्ट है। ये हमारी लाइफ को सिंपल करती है, ये हमें जिंदगी में चाहिए। ये है एम ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज व्हाई वी प्रोड्यूस। अच्छा, ये जो प्रोड्यूस करते हैं हम सामान, ये हाई वैल्यू होती है। हाई वैल्यू का क्या मतलब है? ये बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। मतलब कॉटन सस्ता होगा, है ना, और हमें इतनी नीड नहीं है कॉटन की, पर हमें कॉटन टी शर्ट की बहुत ज्यादा नीड है, इसलिए कॉटन सस्ता है और कॉटन टी शर्ट महंगा है। लोहा का जो पत्थर है वो सस्ता होगा, लेकिन लोहे की कढ़ाई महंगी आती है क्योंकि उसकी हमें ज्यादा नीड है। तो प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन एक ऐसा प्रॉपर वे है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे है जिसमें हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये क्यों करते हैं? जिससे हमें महंगी हाई वैल्यू चीजें मिले, जिससे हमारी जिंदगी आसान हो जाए। क्लियर? समझ गए? यस। अब हम समझते हैं एक और कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। गाइस ध्यान से सुन लेना इस बात को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है व्हाट आर द इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब लेट अस से कि आज मैं बिस्किट बना रही हूं, बिस्किट का प्रोडक्शन करना चाहती हूं, तो मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले तो मुझे जरूरत होगी जमीन की, क्योंकि भैया मुझे फैक्ट्री लगानी है तो सर पे तो लगाऊंगी नहीं अपने, मम्मी आपके घर पे लगा लूं। लैंड चाहिए ना मुझे, तो लैंड के लिए मुझे मतलब अपना फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड चाहिए। अच्छा, अगर मैं बिस्किट बना रही हूं तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी जमीन से ही आता है ना? तो बिस्किट बना रही हूं तो जो गेहूं है वो जमीन पे उगता है। तो ऑल ऑफ दैट नेचुरल रिसोर्सेज जो जमीन में होती है, लैंड जिसपे मेरी फैक्ट्री है, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर लैंड। क्लियर? मैम प्लीज से जितेश। भैया क्यों, क्या मिलेगा? दूसरा है लेबर। नाउ गाइस, अब मैं आप फैक्ट्री खड़ी कर रही हूं तो बिना लेबर के तो प्रोडक्शन होगा नहीं, लेबर की मुझे सख्त जरूरत होगी। अब लेबर भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है स्किल्ड लेबर, एक है अनस्किल्ड लेबर। क्या डिफरेंस है दोनों में? लेट अस से मुझे एक ऐसा लेबर चाहिए जो सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर फैक्ट्री में बस छोटा मोटा काम करता हो, वो अनस्किल्ड लेबर से मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अगर मुझे एक ऐसा वर्कर चाहिए जो जानता है कि मशीनरी चलानी कैसी है ना, एक हैवी मशीनरी उसको चलाना कैसा है, तो वो स्किल्ड लेबर हो जाता है। या फिर मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मार्केटिंग में काम करे, सेल्स में काम करे, इन सब के लिए मुझे स्किल्ड लेबर चाहिए। जो नॉर्मल फैक्ट्री का काम कर ले, स्वीपर, ये सब अनस्किल्ड लेबर में आता है, राइट? तो लेबर की भी जरूरत है। ऑल ऑफ दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके वजह से ही प्रोडक्शन होगा। तीसरा जो मुझे चाहिए होगा वो है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल होता है जो हमें दिखता है, एक ऐसा कैपिटल दैट वी रिक्वायर इन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान से सुनना, ठीक है? इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल होता है जो परमानेंट है, फिक्स्ड, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिस्किट बना रही हूं तो मुझे मशीनों की जरूरत होगी, है ना? अब वो मशीन मैंने एक बार खरीद ली तो मेरा 10 साल का काम खत्म, राइट? तो दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। मशीनरी खरीदना, फैक्ट्री खरीदना, टरबाइन खरीदना, कंप्यूटर खरीदना अपने वर्कर्स के लिए, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो है वो एक ऐसी चीज है जो हम एक बार खरीदते, कौन कॉल कर रहा है, जो हम एक बार खरीदते हैं पर फिर उसको बार बार हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? यस। मैम मेंटी होगा बेटा, कब होगा? क्यों बताऊं कब होगा? जब मेरा मन होगा, है ना? जनरेटर हो गया, ये सब हो गया फिक्स्ड कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जैसे नाम में लिखा है वर्किंग कैपिटल, तो जब आप काम कर रहे होते हो, है ना, उस टाइम पे बार बार जिस चीज की आपको जरूरत होती है वो हो गई आपकी वर्किंग कैपिटल, राइट? सो लेट अस से, आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। तो लेट अस से कि आप जो हो पैसा कमाना चाहते हो, तो हमारी सोसाइटी में कुछ बच्चों ने एक बिजनेस खोला है, कार वॉशिंग बिजनेस। बताना अगर आप बच्चों में से भी कोई ये करता है, तो कार वॉशिंग बिजनेस उन्होंने खोला है। अब जो उन्होंने बाल्टी खरीदी, जो उन्होंने ब्रूम खरीदा, जो उन्होंने पता नहीं फैंसी चीजें खरीदी है, वो आपका फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि उन्होंने एक बार खरीद लिया, बस हो गया। बट वर्किंग कैपिटल क्या है? डिटर्जेंट, क्योंकि वो खत्म होता रहेगा बार बार। पानी जो वो यूज कर रहे हैं, है ना, जो भी फैंसी पानी यूज कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज वर्किंग कैपिटल। समझ गए? तो यहाँ फिक्स्ड कैपिटल हुआ जो एक बार आप खरीदते हो, परमानेंटली खरीदते हो 10 साल 5 साल के लिए। वर्किंग कैपिटल है जो जब भी आप नया प्रोडक्शन कर रहे हो आपको बार बार खरीदना पड़ता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया। क्लियर? यस? चलो फोर्थ पॉइंट, सोप। हाँ भैया, डिटर्जेंट, सोप, जो भी, राइट? चौथा फैक्टर जो चाहिए होता है प्रोडक्शन में, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है? नाउ गाइस, एक इंसान जो ये अपना दिमाग लगा के सोच रहे हैं कि यहाँ पर लैंड लेना बहुत जरूरी है, इस टाइप का लेबर लेना बहुत जरूरी है, इस तरीके से हमको जो है खर्चा करना चाहिए, ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स अ टेक्निकल नो हाउ। आप देखोगे कि मतलब मैं आपको एक सच्ची बात बता रही हूँ कि बहुत बार, जैसे मेरा एक क्लासमेट था जब मैं मास्टर्स में थी, और वो जो है उसके पापा फार्मर थे, बहुत ज्यादा लैंड थी, बहुत अमीर फार्मर थे वो, और वो जा रहा था यूएस से एग्रीकल्चरल स्टडीज करने। ठीक है, तो मैंने उससे बोला कि भाई तुम्हारे पापा फार्मर है, तुम क्यों जा रहे हो एग्रीकल्चरल स्टडीज करने? तो तब मुझे समझ आया ह्यूमन कैपिटल का मतलब, क्योंकि इवन दो हिज फादर हैड लैंड, हिज फादर हैड लेबर, बट उन्हें इतना पता नहीं था कि मैं ये सब फैक्टर्स को कैसे यूटिलाइज करूं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। ये चीज उनका बेटा बाहर पढ़ के करके आया, उसे समझ आया कि भाई कैसे मैं अपना नॉलेज यूज कर सकता हूं टू यूज ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, इसको हम बोलते हैं नॉलेज, और इसी नॉलेज के पैसे हैं आजकल की समाज में। अगर मैं आज आपको एसएसटी पढ़ा रही हूं तो आई हैव द नॉलेज ऑफ एसएसटी, जिसकी वजह से मैं अपना ये स्किल बेच के, मतलब वेदांतु मुझे सैलरी पे कर रहा है, आपको ये पढ़ा पा रही हूं। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर? समझ आ गया? तो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एनी डाउट? ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू ऑल। बिल्कुल। अटेंड द कॉल। बेटा पता नहीं किसका कॉल है, स्पैम भी हो सकता है। आपको लग रहा है मजे आएंगे, है ना? आपको लग रहा है किसका कॉल है, किसका कॉल है? बेटा बताऊंगी फॉडर क्रॉप के बारे में। बेटा हिंदी में ही तो पढ़ा रही हूँ, बीच बीच में मतलब निकल जाता है, बस समझ गए ना? ह्यूमन कैपिटल अल्टीमेटली क्या होता है? एक ऐसी चीज होती है जहां पर लोग अपना दिमाग लगा के सारे जो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल है उसको यूज करते हैं। Right? So what have we studied till now? Very quickly I'm going to revise this part. Factors of production होते हैं. What are the inputs of production? मतलब अगर आप जो हो बिस्किट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको जमीन चाहिए होगी, लैंड चाहिए होगा, फिर आपको लेबर चाहिए होगा जो आपके यहाँ मशीन ऑपरेट करे, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर जो झाड़ू पोछा लगाए, छोटे छोटे काम करे फैक्ट्री में, सिक्योरिटी गार्ड बने, मार्केटिंग के लिए कोई चाहिए होगा, सेल्स के लिए कोई चाहिए होगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई चाहिए होगा, वो सब लेबर में आ जाता है। फिर आपको चाहिए होगा स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। फिर आपको तीसरा चाहिए होगा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है फिक्स्ड कैपिटल, एक बार आपने खरीद लिया सालों तक आप यूज कर सकते हो, जैसे कंप्यूटर, जनरेटर, मशीनरी, फैक्ट्री, ये सब फिक्स्ड कैपिटल में आता है ना? और फिर आता है आपका वर्किंग कैपिटल, जिसमें आपको बार बार गेहूं खरीदना पड़ता है बिस्किट बनाने के लिए, बार बार चीनी खरीदनी पड़ती है बिस्किट बनाने के लिए। ये आपका वर्किंग कैपिटल है जो आपको हर बार नए प्रोडक्शन के टाइम खरीदना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है? फिर आता है आपका ह्यूमन कैपिटल जो आप खुद हो, क्योंकि आप जो हो दिमाग लगा के ये सब चीजें ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो। आप जो अपना दिमाग लगा के लैंड और लेबर और फिजिकल कैपिटल को साथ लाके प्रोडक्शन कर पा रहे हो, आपके वजह से ही ये फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो पा रही है, बन पा रही है। तो आप हो फाइनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ह्यूमन कैपिटल। क्लियर? यस?
बेटा फैक्ट्री इंडस्ट्री ब्रेक हो सकती है, ऐसे तो कुछ भी मशीन भी ब्रेक हो सकती है, बट फिक्स्ड कैपिटल क्योंकि एक बार आपने खरीद लिया, आपको हर बार हर 6 महीने नहीं खरीदना पड़ता है ना। चलो अब आपको थ्योरी पार्ट समझ आ गई। अब सीबीएसई एनसीईआरटी आपको वापस से ले आता है पालमपुर गांव की कहानी पे, फार्मिंग इन पालमपुर। तो गाइस पालमपुर में एक प्रॉब्लम है, लैंड इज फिक्स्ड। पालमपुर नहीं, पूरे दुनिया में एक प्रॉब्लम है कि हमारी जो जमीन है वो फिक्स्ड है, इसीलिए हम बोलते हैं लैंड इज अ रिसोर्स। क्योंकि एक बार हम मतलब ऐसा तो है नहीं हर साल भगवान जी आके बोलते हैं तथास्तु लो और 10 हेक्टेयर लैंड, है ना। लैंड हमारे देश में, हमारे दुनिया में और पालमपुर गांव में फिक्स्ड है। अब प्रॉब्लम क्या है, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। इतना मेन एक्टिविटी है कि 75% ऑफ द पीपल जो पालमपुर में काम करते हैं वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है ना। इतना बड़ा फार्मिंग वहां एक्टिविटी है। या तो वहां पर फार्मर्स है जिनके पास खुद की जमीन है, या वहां पर कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास जमीन भी नहीं है, जो फार्म लेबरर्स की तरह, है ना, एज अ वर्कर किसी और बड़े फार्मर के लैंड पे काम करते हैं। तो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि 1960 से देखा जा रहा है कि पालमपुर में और जमीन कल्टीवेशन के अंडर नहीं आई है। मतलब लैंड इज लिमिटेड, जितना लैंड फर्टाइल था उतने लैंड में उन्होंने एग्रीकल्चर कर दिया। अब और लैंड है नहीं पालमपुर में कि आप एग्रीकल्चर करो, कि आप अपना बीज बो, है ही नहीं लैंड। अब जब लैंड नहीं है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप खुद सोचो ना। मेन प्रॉब्लम है पालमपुर में लैंड लिमिटेड है। 1960 से आज हमें 2020 क्या है भाई, 2023 में पॉपुलेशन ट्रिपल हो गई है। तो उसी लैंड से कैसे, मतलब एक मेजर प्रॉब्लम है ना, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए जिससे, क्योंकि लैंड लिमिटेड है, जिससे कि सबका पेट भरे और सबको पैसा भी कमा पाए, सब प्रॉफिट भी कमा पाए। सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। अब ऐसा नहीं है कि वहां के गांव वालों को पता ही नहीं है प्रॉब्लम है, हम ही है बस चतुर, ऐसा तो नहीं है। वहां के गांव वालों को पता है ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कोशिश भी की कि गांव में जो वेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड मतलब बैरन जमीन जो उगाऊ नहीं है ना, जो इनफर्टाइल है, राइट, जिसमें उगाऊ शक्ति नहीं है, वो वाली जो लैंड है उस पे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, खाद डाल के एग्रीकल्चर करे। तो उन्होंने कोशिश बहुत की है, बट दिस कंटिन्यूज टू बी अ प्रॉब्लम। देयर इज नो स्कोप टू इंक्रीज लैंड अंडर प्रोडक्शन, और लैंड हम कहीं से ला नहीं सकते। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, Is there a way to grow more on the same piece of land? अगर आप फार्मर हो तो आपके दिमाग में यही आएगा ना कि भैया लैंड तो यही है, क्या मैं इसी जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूँ? बुद्धि तो भगवान ने इतनी दी है कि इतनी बुद्धि से अभी तक 60 ला रहा था, 100 भी ला सकता हूँ, है ना। तो ये एक मेजर क्वेश्चन आ जाता है। नाउ पालमपुर की पहले हम बात करेंगे तो पालमपुर में फार्मर्स बहुत चतुर है। उन्होंने एक लैंड पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 क्रॉप्स ग्रो करते हैं एक साल में, ठीक है। तो जब आपका खारिफ सीजन होता है, खारिफ सीजन, जायद सीजन, राबी सीजन, ये आप डिटेल में क्लास 10 में पढ़ोगे, है ना। अभी के लिए बस समझो कि खारिफ सीजन होता है जब बारिश आने लगती है। तो बारिश आती है तो बारिश की खुशबू से, याद रखो, खुशबू से खारिफ, है ना, बारिश की खुशबू से खारिफ। तो रेनी सीजन के टाइम फार्मर्स जो है ज्वार और बाजरा ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्वार और बाजरा जो है वो कैटल फीड की तरह काम आता है, मतलब आपके गाय और भैंस को खिलाने में काम आता है। तो उनके जो गाय भैंस होती है फार्मर्स पे, उसके लिए वो खारिफ सीजन में ज्वार और बाजरा उगाते हैं। याद रखना ये आता है 1 मार्कर की तरह कि व्हाट आर द फॉडर क्रॉप्स दैट फार्मर्स ग्रो इन पालमपुर, तो ज्वार और बाजरा। फिर उसके बाद जो बीच का मौसम होता है, जब बारिश का मौसम खत्म होता है और विंटर शुरू होने से पहले, है ना, ये वाला जो पीरियड होता है उसमें पोटैटो ग्रो किया जाता है, आलू ग्रो किया जाता है। फिर उसके बाद जब विंटर्स आती है, दिसंबर का टाइम आता है ना, ठंड का मौसम होता है, उसको हम बोलते हैं राबी सीजन। इसमें गेहूं उगाया जाता है, व्हीट इज ग्रोन। क्लियर? हाँ बेटा, पीडीएफ मिलेगा, फ्री मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। फॉडर क्या होता है? अंश एक होता है फूड, एक होता है फॉडर। फूड होता है जो हम खाते हैं, फॉडर होता है जो हमारे गाय और बकरी और भैंस खाते हैं, उसको हम बोलते हैं चारा। चारा मतलब फॉडर। क्लियर? बेटा एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं करनी, पर मैं बताती हूँ, अभी थोड़ा टाइम दो, मैं बताती हूँ।
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा चलो आ जाए हम चैप्टर पे। अब आप समझ गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि फार्मर पालमपुर में क्या ग्रो करता है। आप क्या बोलते हो कि बारिश की खुशबू में खारिफ सीजन में हम ग्रो करते हैं ज्वार और बाजरा अपने जानवर के लिए, है ना, चारे की तरह, फॉडर की तरह। फिर उसके बाद दिसंबर तक हम लोग आलू ग्रो करते हैं और उसके बाद दिसंबर के बाद हम अपना मेन क्रॉप ग्रो करते हैं जो है गेहूं। अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो जितना गेहूं, लेट्स से 20 केजी गेहूं ग्रो होता है तो 10 केजी अपने पास रखते हैं क्योंकि साल में उनको भी खाना है, और बाकी का जो 10 केजी व्हीट होता है वो उसको गांव में रायगंज में बेच देते हैं। इस एक्स्ट्रा 10 केजी को हम बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, जो ज्यादा बच गया उसको गांव में इस रायगंज बड़े गांव में बेच दिया जाता है। अब कुछ फार्मर्स है पालमपुर में जो शुगर केन ग्रो करते हैं, बट वो बेचारे फार्मर्स सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो कर सकते हैं पूरे साल। क्यों? क्योंकि शुगर केन टेक्स 11 मंथ्स टू ग्रो। 11 महीने लगते हैं उसको ग्रो होने के लिए। तो वो फार्मर्स जो है शुगर केन हार्वेस्ट करते हैं वंस इन अ ईयर, और फिर पास के गांव में शाहपुर में जाके शुगर केन बेचते हैं, उससे जागरी बनता है, शुगर बनता है, वगैरह वगैरह। क्लियर बेटा? रायगंज एक गांव, बड़ा गांव है जो पालमपुर के पास है। व्हाट इज सीरियल भाई? मतलब साइंस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है, जो आपके दाल होते हैं ना, दाल टाइप, उसको सीरियल बोला जाता है। दाल, मिलेट्स को भी शायद सीरियल बोलते हैं, मैं अलग अलग तरीके के दालों को। नहीं, ज्वार और बाजरा फॉडर क्रॉप्स है, सीरियल क्रॉप्स नहीं है। ठीक है। नाउ अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमने तो सुना था कि फार्मर्स इतने गरीब होते हैं कि वो एक ही क्रॉप ग्रो कर पाते हैं अपने लैंड पे, तो पालमपुर में ये लोग 3 क्रॉप्स कैसे ग्रो कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस दैट पालमपुर एज अ गांव हैज। 2 चीजें हैं पालमपुर पे जो शायद भारत के काफी गांव के पास नहीं है। पहला है वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? नाउ गाइस एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगी, हमेशा याद रखना। जो फार्मर्स हैं वो 2 तरीके से अपने फील्ड में पानी लाते हैं। पानी की जरूरत है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। एक है रेनफॉल, नेचुरल वे, कि भैया बारिश आएगी, बारिश से हमारे फील्ड को पानी मिलेगा और हमारे क्रॉप्स ग्रो होंगे, हम लोग जो है मैं हिंदी भूल गई हूं आज, क्रॉप्स ग्रो हो पाएंगे। एंड दूसरा वे है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? तो बहुत बार होता है कि भैया बारिश नहीं आ रही, भगवान जी बारिश नहीं दे रहे, तो हम क्या करते हैं कि अगर ये हमारा फील्ड है और ये नदी है ना, ये रिवर है, तो रिवर से हम लोग कैनाल ले आते हैं, पाइपलाइन ले आते हैं और वहां का पानी यूज करते हैं अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए, अपने फील्ड में पानी लाने के लिए। इसको हम बोलते हैं इरिगेशन। दिस आर्टिफिशियल वे, मतलब आर्टिफिशियल को बोल रहे हैं क्योंकि ये नकली तरीका है ना, ये भगवान का तरीका थोड़ी ना है। तो ये आर्टिफिशियल वे ऑफ पानी लाना टू आवर फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। तो एक बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड इरिगेशन फैसिलिटी है पालमपुर में। फार्मर्स के पास ट्यूबवेल्स है, फार्मर्स के पास कैनाल्स है, तो आराम से जो है वो अपने फील्ड में बीज बोते हैं और अच्छा सा हार्वेस्ट करते हैं, 3 क्रॉप साल में कर पाते हैं। दूसरी चीज जो उनके पास है, जो काफी गांव वालों के पास नहीं होती, और वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत अमेजिंग चीज है। हमारे पास तो है इसलिए हम आज क्लास कर पा रहे हैं, पर फार्मर्स के पास जब बिजली होती है तो वो ट्यूबवेल्स यूज कर पाते हैं, है ना। ट्यूबवेल की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो वाला पानी यूज कर पाते हैं अपने खेतों के लिए, खेत, फील्ड नहीं, खेतों के लिए और अपने खुद के नहाने के लिए। क्लियर बेटा? रायगंज और शाहपुर दोनों बड़े हैं। रायगंज गांव है, शाहपुर टाउन है, टाउन थोड़ा और डेवलप्ड। ठीक है। नाउ पहले जो है हमेशा से पालमपुर में इरिगेशन सिस्टम नहीं रहता था। एक जमाने में वहां पर पर्शियन व्हील रहती थी। आई नो गाइस ये चैप्टर थोड़ा लगेगा कि यार क्या पढ़ रहे हैं, बट बहुत मजा आएगा एंड में जब मेंटी करोगे, बता रही हूँ, मेंटी होगा आज। ठीक है। तो पर्शियन व्हील है, क्या कहते हैं, पर्शियन व्हील जो है पहले यूज किया जाता था पालमपुर में। अब पर्शियन व्हील क्या है? इस तरीके का व्हील है जिसके ऊपर ऐसे बकेट्स बनी हुई है। तो जो व्हील है वो घूमता है और ये बकेट जो है अपने अंदर पानी ले जाती है, ऊपर जाती है और नीचे जाते हुए पानी जो है वो ऐसे कैनाल में गिराते हुए जाती है। तो ये पानी जो है लोगों के फील्ड में जाता है और उसको इरिगेट कर देता है। बट लोगों ने धीरे धीरे समझा कि पर्शियन व्हील से धीरे धीरे इरिगेशन होता है, इतना अच्छा इरिगेशन नहीं होता।
उनको रियलाइज होने लगा कि अगर हम अपना खुद का ट्यूबवेल लगाए, ट्यूबवेल क्या है, ट्यूबवेल देखा है ना, ऐसे ऐसे करते हैं पानी निकलता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी से जो चलता है उससे आराम से पानी निकल पाता है ना। तो अपना खुद का ट्यूबवेल लगाए तो और आसानी से हम इरिगेशन कर पाएंगे, ठीक है। नाउ डिड यू नो, ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और सैड फैक्ट है कि हमारे देश में लेस देन 40% ऑफ द फार्मिंग लैंड इज इरिगेटेड। मतलब अगर आप देखो सिर्फ 40% से भी कम लैंड है जहां इरिगेशन फैसिलिटी है। 60% जो लैंड है हमारी, 60% जो जमीन है, उगाऊ जमीन है, वहां के फार्मर्स अभी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज बारिश टाइम पे दे दो, क्योंकि जब बारिश टाइम पे नहीं होती उनके क्रॉप्स खराब होते हैं। जब बारिश टाइम पे नहीं होती उनकी पूरे साल की जो मेहनत है क्रॉप्स को उगाने में वो खराब हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द सैडेस्ट पार्ट बिकॉज वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ये तो बेसिक चीज है ना कि इरिगेशन फैसिलिटी मिले फार्मर्स को, राइट। तो एक ये स्टैटिस्टिक्स है। अगर हम देखें कि कहाँ मिलता है अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी, तो ये जो रिवराइन एरिया है, रिवराइन एरिया मतलब जहां रिवर जाती है उसके पास का जो रिवराइन प्लेन्स है ना, जहां से नदियां जाती है वहां इरिगेशन है। ऑब्वियसली नदी है तो इरिगेशन हो पाता है। ये जो कोस्टल एरियाज है यहाँ बारिश भी काफी होती है, इरिगेशन फैसिलिटी भी अच्छा है। कहाँ इरिगेशन फैसिलिटी बहुत बुरा है, ये जो बीच का आप एरिया देख रहे हो ना, डेक्कन प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब एरियाज ऐसे हैं जहां इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत बुरी है, जहां बारिश भी बहुत कम होती है। क्लियर? चलो वो तो डू यू नो था, ठीक है। तब आप समझ गए कि पालमपुर में क्या चल रहा है इस पॉइंट पे। अब एक क्वेश्चन आता है, एक सेकेंड, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हाँ, कि पालमपुर काफी डेवलप्ड है, वहां इलेक्ट्रिसिटी है, वहां इरिगेशन फैसिलिटी है, लेकिन वहां फिर भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पर लैंड लिमिटेड है। एक तरीका है कि एक ही लैंड पे आप साल में 3 बार क्रॉप्स ग्रो करो। एक और तरीका जो लोगों ने वहां निकाला है और देखा जाए तो मतलब देश में फार्मर्स यूज करते हैं, इज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है पहले इसको समझते हैं, फिर वापस से स्लाइड पे आएंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग होता है जब हम एक ही जमीन पे एक से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। क्रॉप्स को हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गई, दिमाग देखो मेरा कैसा चल रहा है, ठीक है। एक से ज्यादा क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं एक ही जमीन पे, इसको हम बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। तो फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दिख रहा है कि कैबेज ग्रो हो रहा है एंड सनफ्लावर ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो 2 तरीके के क्रॉप्स आपने ग्रो किए, दोनों क्रॉप्स अलग अलग टाइम पे शायद हार्वेस्ट होते होंगे, सॉइल के लिए भी अच्छा है, यील्ड भी इंक्रीज, फसल, यस, यील्ड इंक्रीज होता है। व्हाट इज यील्ड? यील्ड क्या होता है? यील्ड मतलब जब आप एक ही जमीन से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर पा रहे हो, एक ही जमीन से सनफ्लावर भी उगा पा रहे हो, सीड्स भी उगा पा रहे हो, कैबेज भी उगा पा रहे हो, आप उसका यील्ड बढ़ा रहे हो, आप उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो। तो आप जमीन तो नहीं बढ़ा पाए पर उतने ही जगह में आपने ज्यादा से ज्यादा यील्ड ले लिया। जैसे क्या होता है जब हम मतलब यील्ड बस इतना है कि आप और आपका दोस्त दोनों बफे में गए। बफे समझते हो क्या होता है कि जब आप 100 रुपए देते हो और अनलिमिटेड खा सकते हो। अब 100 रुपए में उसने सिर्फ इडली सांभर खाया, पर आपने 100 रुपए का मस्त जो है फायदा उठाया, आपने इडली सांभर भी खाया, छोले भटूरे भी खाए, रसगुल्ला, पूरा उसका मतलब होता है निचोड़ दिया उस 100 रुपए को, राइट। तो यही है कि हमने इस लैंड से ज्यादा प्रोडक्टिविटी यील्ड निकाली बाय डूइंग मल्टीपल क्रॉपिंग। दिस इज द नेचुरल वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी या यील्ड इंक्रीज करने का ये एक नेचुरल भगवान दिया तरीका है। क्लियर? अब एक और तरीका है कि हम लोग जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, वो है मॉडर्न तरीका, मशीन यूज करके, है ना। दैट इज कॉल्ड यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड मतलब इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह यूज करना। हाई, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलो यहीं पर बता देती हूँ। तो जब हम मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग यूज करते हैं तो हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यूज करते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड क्या होता है? तो गाइस जब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम फार्मर्स को दी गई, वो वाले बीज थे जो आराम से उग जाते थे, जो ट्राइड एंड टेस्टेड थे। साइंटिफिक वे में हमें पता था कि अगर हमने इन बीज को बोया ना तो इसमें से जरूर टमाटर निकलेगा। ये जो है कोई भी पेस्ट, कोई भी इंसेक्ट आए, ये जो है खराब नहीं होंगे। तो हाई
हाई यील्ड, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देने वाले सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स जो है फार्मर्स ने लगाने शुरू कर दिए। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज करना शुरू कर दिया। अगर आपके घर में प्लांट है तो आप जानते हो कुछ कुछ तो हम स्प्रे करते हैं ना, जिससे कीड़े मकोड़े मर जाए, राइट। एंड प्रॉपर इरिगेशन यूज करके भी हम एक ही जमीन से ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है खींच सकते हैं, राइट। अनुराग, आई टॉक अबाउट इट, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड से। तो गाइस 1960s तक इंडिया में काफी ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स यूज किए जाते थे। जो फार्मर्स थे वो अपने जो बीज उनको मिलता था अपने ही फार्म से उसको ही बो दिया करते थे। अच्छा, ये ट्रेडिशनल सीड्स ऐसे थे जिनको बहुत पानी की जरूरत नहीं पड़ती थी, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। जो काऊ डंग होता था वहीं पर उनके गाय ने गाउ डंग किया और उसी को यूज कर दिया मेन्योर की तरह, खाद की तरह। तो काफी सिंपल लाइफ थी, सेल्फ सस्टेनिंग थी, जिसके ऊपर आज हम वापस से जा रहे हैं। पर पहले लोग ऐसा किया करते थे, फार्मर्स को आराम से जो है लोकल बीज मिल जाते थे, उसके साथ ही अपना फार्मिंग करते थे वो। बट फिर आया ग्रीन रेवोल्यूशन, क्रांति आई ग्रीन कलर की, क्योंकि फार्मिंग की बात हो रही है ना। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन की लहर आई, उसके बाद सरकार ने फार्मर्स को पुश करना शुरू कर दिया कि तुम ये वाले बीज लो, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ बीज। पहले जो फार्मर्स हुआ करते थे, जो वो बीज बोते थे, उसमें आधे ही बीज अच्छे निकलते थे, बाकी आधे बीज से कोई क्रॉप ही नहीं निकलता था, फसल ही नहीं अच्छी निकलती थी, सिर्फ शुरू के बीज से जो अच्छे निकलते थे। पर ये जो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स थे, ये गारंटी देती थी आपको कि जो भी आप बीज बो, अगर 100 बीज बोगे तो 99 उसमें से बीज जो है वो फसल में बदलेगी। तो ऑब्वियसली वो लोग यूज करने लग गए। लेकिन ये जो HYV सीड्स थे, देखो कोई भी अच्छी चीज ना बिना कॉस्ट के नहीं आती। लाइफ में कुछ भी अच्छा मिल रहा है तो उसका प्राइस भी बहुत हाई होता है ना। तो यहाँ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स में पॉजिटिव्स तो बहुत थे, लेकिन ये दे डिमांडेड मोर वाटर, उनको और ज्यादा पानी चाहिए था, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए थे, पेस्टिसाइड्स चाहिए थे, है ना, तभी वो अच्छा रिजल्ट दे पाते थे। ठीक है, काऊ डंग होता है, काऊ की पॉटी, गोबर, है ना। चलो, नाउ हायर यील्ड वाज पॉसिबल एज आई टोल्ड यू। एक है आपका अच्छा, आप किसी बच्चे ने मुझे अभी चैट बॉक्स में पूछा कि मैम मल्टीपल क्रॉपिंग क्या लैंड को खराब करता है? टेक्निकली नहीं। ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, पहले से फार्मर्स करते आए हैं। देयर इज नो नथिंग रॉन्ग विद इट। पहले जो है फार्मर्स जब क्रॉप अपने लैंड में बीज बोते थे, फसल उगाते थे, फिर उसके बाद लैंड को 1 महीना खाली छोड़ देते थे, जिससे लैंड अपने आप को रिवाइव करे, सांस ले पाए लैंड। आजकल हम ऐसा नहीं करते, हम एक के बाद एक लैंड पे प्रेशर डालते रहते हैं। उसके बाद हम हायर यील्ड, ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, केमिकल्स वगैरह यूज कर पाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा एक नेगेटिव है जो हम पढ़ेंगे। पर पहले समझते हैं कि ग्रीन, अब वापस से चैप्टर पालमपुर से दूर हो गया, है ना, पालमपुर से दूर हो गया। बता रहे हैं कि पालमपुर एक ऐसा गांव है जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जैसे गांव जैसा ही है। वहां पर भी फार्मर्स के पास इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर भी पानी है, वहां पर भी इरिगेशन है ना। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम ये है कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये लोग दे वर द फर्स्ट स्टेट्स टू यूज दीज मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। उन्होंने ट्यूबवेल लगाए, सारी ये सब चीजें यूज करना शुरू की। इतना इतना अच्छा क्रॉप्स वो ग्रो करने लग गए कि वो खुद के ट्रैक्टर, खुद के मॉडर्न मशीनरी भी उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। एंड ऑफ कोर्स इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो हमारा जो प्रॉब्लम था कि लैंड लिमिटेड है, पर इस लैंड से क्या हम ज्यादा यील्ड ले सकते हैं? क्या हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं? हाँ, हम ले सकते हैं, 100 on 100, है ना। बिल्कुल, जो हमारा प्रॉब्लम था हमने उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन एज आई सेड, कोई भी अच्छी चीज जो है एक बहुत हाई प्राइस पे आती है। पालमपुर इस काल्पनिक गांव की बात करें तो HYV सीड्स के बाद पहले 1300 kg पर हेक्टेयर फसल आती थी, अब जो है 3200 kg, दैट इज 13 2 26, 13 3 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, राइट। इंक्रीज देखा गया इवन इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अब फार्मर्स जो है उन पे इतना सरप्लस होने लगा, इतना एक्स्ट्रा गेहूं होने लगा कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बेच पाते थे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाते थे ना। ऑब्वियसली आप लोग कहोगे यार ये तो सब चाहेंगे ना। गाइस, लाइफ में ये सब चाहेंगे। कोई तब एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोच रहा था, हमें पता भी नहीं था कि इतना बड़ा प्राइस हमें पे करना पड़ेगा। आज हमें पता चल रहा है। विल द लैंड सस्टेन?
आप बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डालोगे तो नर्वस ब्रेकडाउन होगा। यहाँ जमीन पे हम लोग दो मल्टीपल क्रॉपिंग भी कर रहे हैं, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स भी यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी यूज कर रहे हैं, इरिगेशन से पानी बार बार यूज कर रहे हैं और लैंड को बिल्कुल एक मिनट ही नहीं दे रहे कि वो सांस ले पाए। Do you think the land will sustain? Today we know the answer कि भैया no, land does not sustain this way. Land एक natural resource है। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से पॉजिटिव ये जरूर हुआ, ये एग्जाम में आता है, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पॉजिटिव हुआ कि यील्ड बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, पर नेगेटिव ये हुआ कि जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो जो है कम हो गई। फर्टिलिटी मतलब जो उसकी उगाऊ शक्ति होती है ना, वो कम हो गई। पहले जो सॉइल आराम से रिवाइव कर जाती थी, आराम से उसमें कुछ भी उग जाता था, आज बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब उसमें कुछ उग पाता है। दूसरी बात, इतना हमने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज किया, वो हमारे जमीन के अंदर चला गया, वाटर में, पानी में, तो पानी भी पॉल्यूट हो गया, बेकार हो गया। इतना पानी हमने निकाला ग्राउंड वाटर से कि वाटर टेबल नीचे हो गई, तो पानी की भी कमी होने लगी आज हमको, है ना। कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल के वजह से आज पानी की हमारी किल्लत होने लगी है। तो ऑब्वियसली गाइज अब इसको रिवर्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक तो जब फार्मर्स को आदत लग गई इतना पैसा कमाने की, आप उनको जाके बोलो कि भैया थोड़ा कम उगा लो बट लैंड का ध्यान रखो, वो चाटा मारेंगे आपको। तुम तो कमा रहे हो, हम भी ना कमाए, सही बात है ना। तो इसको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसको रेस्टोर, लैंड को रेस्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार आपने बच्चे को मेंटल ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप ये नहीं कर सकते आप ठीक हो जा यार, ठीक हो जा। भैया वो मेंटल ब्रेकडाउन में जा चुका है, अब थेरेपी की जरूरत है, अब बहुत सालों की मेहनत की जरूरत है, तब वो लैंड रेस्टोर होगा। क्लियर? यस यस, आई एम गोना शेयर स्टार्ट मेंटी सून, राइट नाउ गाइज। ये आपकी बुक में एक सोर्स है, इसको मैंने आज डाल दिया है, ऑल्दो मैं एनसीईआरटी जब हम लोग करेंगे सॉल्यूशंस तब भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ लिखा है कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ इतना कंटिन्यूअसली केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया गया कि आज वहाँ की सॉइल की बहुत ही बुरी हालत है। Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizers to achieve that output level. इतना ज्यादा, अगर आप फोटोज देखोगे पंजाब के फार्मर्स की, तो वो पूरा 2-3 लेयर्स पहनते हैं, पूरा मास्क पहनते हैं मोटा सा, जो हेजल मास्क नहीं होता जो आप मतलब बहुत भयंकर वाला एस्ट्रोनॉट वाला होता है, उसके बाद वो पेस्टिसाइड्स डालते हैं। इतना हैवी केमिकल डालने के बाद उनको प्रोडक्शन, उनको यील्ड मिल पा रहा है, राइट। एंड अगेन दैट इज सो सैड, है ना। चलो अब हम वापस आते हैं पालमपुर पे। तो गाइस मैं आपको बताऊंगी कि चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप डरो मत, ठीक है। तो पालमपुर की अगर हम बात करें तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि लैंड अगर लिमिटेड है तो क्या क्या तरीके हैं कि हम यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की भी हमने बात कर ली। अब पालमपुर पे आते हैं तो पालमपुर के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड। तो लैंड की अगर हम बात करें तो 450 फैमिलीज है ना, उसमें से लैंडलेस जिनके पास जमीन ही नहीं है वो है 150 फैमिलीज जिन पे जमीन नहीं है, जो और सब फार्मर्स के लैंड पे जो है कल्टीवेशन करते हैं, है ना, लैंडलेस लेबरर। फिर है आपके लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं। 240 फैमिलीज जो है वो स्मॉल फार्मर्स हैं, इतने छोटा उन पे लैंड है कि वो जो उगाते हैं वो खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, बहुत थोड़ा मार्केट में बेच पाते हैं, ठीक है। फिर है आपका मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वाले, जिन्हें हम बोलते हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, जब बड़ी जमीन होती है उनपे। अब हम बात करते हैं लेबर की, सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर कहां से आता है? तो जो जिन पे छोटी लैंड है ना, जो स्मॉल फार्मर्स है, 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, जमीन है ना, उन पे पैसा लेबर लेने का, और उनको जरूरत भी नहीं है, अपने में ही, अपने परिवार में ही चुंटू मुंटू जो है जाते हैं फार्मर में और फार्म में और ग्रो कर देते हैं गेहूं और जो भी ग्रो करना है। जो बड़े और मीडियम फार्मर्स है, क्योंकि उनकी लैंड काफी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए वो बाहर से वर्कर्स मंगवाते हैं कि भैया आ जाओ और हमारे लैंड में काम कर लो, राइट। यस, ऑलराइट। नाउ ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान से सुनना। लेबर कहां से आता है? तो जो आपके लैंडलेस लेबरर्स है, जिन पे जमीन नहीं है, वो लोग होते हैं जो आते हैं और फार्म को कल्टीवेट करते हैं। फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव, अच्छा ये पार्ट थोड़ा ध्यान से सुनना। लेट अस से कि आपके पास जमीन नहीं है और आप एक बड़े फार्मर के लैंड पे काम करने जा रहे हो, आपके पास यू डू नॉट हैव द
राइट ओवर द क्रॉप्स दैट यू आर ग्रोइंग। मेहनत आप कर रहे हो, बीज आप बो रहे हो, हार्वेस्ट आप कर रहे हो, पर जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कोई, जैसे बोलते हैं ना, यू हैव नो मतलब राइट ओवर इट। आपको सैलरी मिलती है, आपको वेजेस मिलते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना, अरे यार आज मैं वर्ड्स भूल रही हूँ, आपको वेजेस, कगार मिलती है ना, वेजेस मिलती है, बट समटाइम्स नॉट इवन इन कैश काइंड में, कि अच्छा पूरे दिन का काम किया, ये लो 2 kg चीनी और खुश हो जाओ, है ना। तो कगार मिलती है वो भी काइंड में, नॉट इन कैश, राइट। अब वेजेस जो है अलग अलग डिफर करती है, कभी कुछ जगह 100 रुपए मिल जाएगी दिन का, कुछ जगह 20 रुपए ही मिल पाता है। जो फार्म लेबरर्स है उनका एम्प्लॉयमेंट भी वेरी करता है। आज अगर मैं वेदांतु में हूं तो मैं पूरे साल के लिए वेदांतु में एम्प्लॉयड हूं, पर जो फार्म लेबरर्स होते हैं ना, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनको तभी जॉब मिलती है, तभी नौकरी मिलती है, तभी काम पे रखा जाता है जब हार्वेस्ट टाइम होता है या फिर बीज बोने का टाइम होता है। बाकी टाइम साल का वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, बेरोजगार होते हैं, काम ढूंढने में इधर उधर घूमते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हुए जब सरकार ने देखा कि जो लेबरर्स है उनको पैसा नहीं मिल रहा, उनको वेजेस नहीं मिल रहे, तो सरकार ने एक फिक्स लगाया ₹300 पर डे, कि इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि पालमपुर में इतने वर्कर्स हैं, जो इतने लेबरर्स हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, कि उनको 100 रुपए भी दे दो ना तो भी वो काम करने के लिए तैयार है। एंड दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ इंडिया टुडे। अरे करा रही हूँ भाई, मैं आ रही हूँ 5 बजे से पहले कर दूंगी, लास्ट पार्ट है चैप्टर का। Now what is, where do we get the capital that is needed for farming? ये पार्ट ध्यान से सुनना, ठीक है, लास्ट पार्ट, राइट। नाउ गाइस, एज आई सेड, आजकल सारे फार्मर्स मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग कर रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स खरीदना है, पेस्टिसाइड्स करने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता इनपुट्स, रॉ मटेरियल खरीदने का, तो वो ट्रेडर पे जाते हैं या बड़े फार्मर पे जाते हैं या मनी लेंडर पे जाते हैं और वो सेठ जी के पास, और वो पैसा बोरो करते हैं। अब जो वो पैसा बोरो करते हैं, ठीक है, सो दे बोरो मनी, या फिर आप जिसको बोल सकते हो लोन लेते, उससे जो है वो फार्मिंग करते हैं, और उसके बाद जो फार्मिंग है उसको जब वो सेल करते हैं इन द मार्केट, उससे जो वो प्रॉफिट कमाते हैं, दे यूज दैट प्रॉफिट टू पे बैक देयर लोन। उनके पास इतना पैसा नहीं बचता कि वो सेविंग्स कर पाए, तो वापस से जब वो फार्मिंग करते हैं तो वापस से वो बोरो करते हैं, है ना। दैट इज द सिचुएशन ऑफ द स्मॉल फार्मर्स, बुरी हालत है। तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है उनके पास यूजुअली सेविंग्स होता है, जिससे जैसे हमारी सेविंग्स होती है, जिससे कि वो फार्मिंग के इनपुट्स खरीदते हैं, तो प्रॉफिट कमाते हैं तो वापस से वो सेविंग्स में डाल देते हैं, तो उनकी लाइफ थोड़ी सी सेट है। दे कैन अरेंज कैपिटल फॉर फार्मिंग। बेटा मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग बता चुकी हूं मैं, है ना। मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह, राइट। नाउ सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ये मैं बता चुकी हूँ। छोटे फार्मर्स जो है थोड़ा सा मोस्टली अपने लिए कंजम्पशन के लिए लगते हैं, जो थोड़ा बहुत बचता है दैट इज व्हाट दे सेल, जिसको हम सरप्लस बोलते हैं, दैट इज व्हाट दे सेल इन द मार्केट, राइट। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है यूजुअली उनका इतना प्रोडक्शन होता है कि वो बड़े गांव वगैरह में जाके अपना प्रोड्यूस को बेचते हैं, right? Now what do farmers do with their earnings? So as I told you, छोटे farmers use their earnings to pay back their loan. बड़े और मीडियम फार्मर्स अपने earnings को बैंक में रखते हैं, उस पे इंटरेस्ट कमाते हैं और लोगों को उन पैसों से लोन देते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं, and they are able to increase their savings. उस ज्यादा पैसों से वो नॉन फार्म एक्टिविटीज करते हैं। Now what are the non farm activities in Palampur? लाइक इमेजिन आई एम अ बिग फार्मर, है ना, तो मैंने जो है 200 रुपए कमाए, 200 रुपए में से 100 रुपए मैंने वापस से फार्मिंग में डाल दिए, इनपुट्स वगैरह खरीदने के लिए, सीड्स वगैरह खरीदने के लिए। बाकी 100 रुपए का मैं क्या करूं? बाकी 100 रुपए में मैं, बहुत लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं, बैंक में डालते हैं वगैरह वगैरह। अब जो लोग बहुत लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज करते हैं, क्या होता है? डेयरी क्या है भाई? गाय भैंस रख ली, गाय भैंसों का ध्यान रखा, दूध निकाला और आप फिर गए मार्केट और आपने दूध बेच दिया। तो डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन पालमपुर। डेयरी, ये जो काऊ है इसको ज्वार और बाजरा खिलाया, तो जो फार्मर्स जो है ज्वार और बाजरा राबी सीजन में, खारिफ सीजन में ग्रो करते हैं, वही फॉडर क्रॉप उसकी तरीके से काऊ को खिला दिया जाता है,
क्लियर? फिर दूसरा है स्मॉल स्केल मार्केटिंग। स्मॉल स्केल मार्केटिंग क्या है? कुछ लोग के पास जमीन नहीं होती, सोचते हैं कि यार खुद का पापड़ बना लेते हैं, खुद के राजमा चावल बना लेते हैं और रोड साइड पे बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल स्केल है, मतलब ओनली अराउंड वेरी लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन स्मॉल स्केल क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हियर इन पालमपुर। बहुत कम लोग करते हैं एंड बहुत सिंपल मेथड स्मॉल स्केल में करके उसको बेच के थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं। अब पालमपुर में क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं कि 3 किलोमीटर दूर जाके वो अपना सामान खरीदे, तो शॉपकीपर्स भी पालमपुर में बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें जो किनारे टाइप का शॉप होता है उसमें जो है सामान थोड़ा बहुत वीट, गेहूं, बिस्किट वगैरह बेच देते हैं, सोप, टूथपेस्ट, पेन, पेंसिल होते हैं ना छोटे छोटे शॉप्स गाँव में। फिर ट्रांसपोर्टेशन भी एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है बहुत सारे गाँव में, पालमपुर के इंक्लूडिंग, जहां पर आपको जहां पर क्या समन 5 more minutes 10 minutes ट्राई ओके। तो अपेरेंटली ये स्टूडियो किसी का है, तो वी गोना क्विकली फिनिश सो दैट वी कैन डू द मेंटी। तो रिक्शा वाला, टोंगा वाला, ये सब जो है हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं। अच्छा, इस टाइम पे जो है ऑब्वियसली एक नदी भी है पालमपुर के पास, क्योंकि यहाँ फेरी बताया गया है। फेरी क्या है? जब आप शिप या बोट को यूज करके लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हो, उसको फेरी बोलते हैं। तो फेरी ट्रांसपोर्टेशन भी काफी ज्यादा यूज होने लगा है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है, तो गाइस ध्यान से सुनना, द कॉन्फ़िगरेशन इज प्रीटी सिंपल। सबसे पहले है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रही हूँ किस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या क्या है? इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल विच इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और आपका जो ह्यूमन कैपिटल है। दूसरा हमने पढ़ा फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग इन पालमपुर में हम लोगों ने देखा कि कैसे पालमपुर में जो है लैंड फिक्स है, कैसे जो है अलग अलग तरीके हैं जिससे हम यील्ड बढ़ा सकते हैं। मल्टी क्रॉपिंग है या आर्टिफिशियल वे है, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। फिर हमने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, पॉजिटिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और नेगेटिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं विद योर्स, वी आर गोइंग टू बी कंप्लीटिंग द चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो गाइस, सॉरी फॉर बीइंग लेट बट वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम लोग एज आई टोल्ड यू जो आपके चैप्टर के बीच के एक्सरसाइजेज है और क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने वाले हैं। जो आपके बार ग्राफ्स है, इमेजेस है, उनका एनालिसिस करने वाले हैं। याद रखना, इनमें से इकोनॉमिक्स में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बीच से, तो ये तो हमको करना ही करना है। और अगले सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में 2 मेंटी होने वाला है, एक अभी शुरुआत में और एक शायद बीच या एंड में, कभी भी हो सकता है, मैं बताऊंगी नहीं। ठीक है, सरप्राइज रखते हो उस बात को। चलो नाउ गाइस, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का एक्सप्लेनेशन वाला सेशन मैंने दे दिया है L1 में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। पूरा चैप्टर अच्छी तरह मैंने समझा दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या क्या पॉइंट्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। अब जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना, तो चैप्टर के बीच बीच में आपने देखा होगा लेट्स डिस्कस, या बॉक्स में एक स्टोरी होगी उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे, या बार ग्राफ होगा उसके क्वेश्चंस होंगे। वो क्या आपको करने हैं या नहीं? तो बेटा आपको वो जरूर करने हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपने कॉन्सेप्ट समझा या सिर्फ रट के आगे बढ़ गए। तो ये आपको करना है। हो सकता है आपका स्कूल बहुत ही बच्चू स्कूल है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सोचो कि यार हमें करने की जरूरत नहीं है। बट बेटा क्लास 10 में आके आपको भी सब बच्चों के साथ बोर्ड एग्जाम्स देना है। तो अगर आपने अभी से प्रैक्टिस नहीं की इन क्वेश्चंस की, तो बाद में बहुत पछताओगे। और मेरे हिसाब से हर स्कूल ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, दनीश टुक योर नेम, डैनिश, भूख लगने लग गई। डैनिश एक पेस्ट्री होती है। चलो ना, अगर आप अपनी बुक के पेज 4 पे आओगे तो उसमें ये टेबल दे रखी है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया है द फॉलोइंग टेबल शोज द लैंड अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया इन यूनिट्स इन मिलियन हेक्टेयर्स। मतलब 1950 से 51 में 132 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड कल्टिवेटेड थी। इतना हेक्टेयर लैंड जो है
पे एग्रीकल्चर हो रही थी। एंड हम देखते हैं 2016-2017 में ये 200 तक चला गया। सो व्हाट डज दिस ग्राफ शो? एनालिसिस करना सीखो। क्या शो करता है ये ग्राफ? पहले आप बोलोगे कि ये शो करता है कि 1950 से 2017 तक लैंड अंडर कल्टिवेशन इंक्रीज किया है ना, लैंड अंडर कल्टिवेशन इंक्रीज किया है। पर क्या बहुत भयंकर तरीके से इंक्रीज किया है? नहीं। आप कहोगे इट हैज बीन इंक्रीजिंग बट इट हैज मोस्टली बीन स्टैग्नेंट इन द पास्ट फ्यू इयर्स। 198, 196, 194, 201 इतना थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो मोस्टली इन द लास्ट फ्यू इयर्स हम देखते हैं कि लैंड अंडर कल्टिवेशन क्या है? स्टैग्नेंट है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है उसमें, है ना। इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई? अब मैं आपसे अगर पूछूं, अभी थोड़ा दिमाग लगाना है ना, बहुत दिमाग है आप लोगों पे, थोड़ा यहां लगाओ। लैंड क्यों आपके हिसाब से अंडर कल्टिवेशन हम इंक्रीज नहीं कर पाए हैं? वाई हैव वी नॉट बीन एबल टू इंक्रीज लैंड अंडर कल्टिवेशन इतने सालों में, है ना। जब हम लोग बिना लैपटॉप, बिना टेक्नोलॉजी के पता नहीं फोन पे आ गए, एक दिन उड़ने भी लगेंगे, तो हम लैंड अंडर कल्टिवेशन क्यों नहीं इंक्रीज कर पाए? जल्दी से बता दो। आसान है ना। यस, थैंक यू रिचा। क्योंकि लैंड इज लिमिटेड, because land is limited, because land is limited, because we cannot increase land. That is why it is important कि हम ज्यादा से ज्यादा लैंड इरिगेशन के अंडर लाए। क्योंकि जब हमारे पास इरिगेशन होगा, जब हमारे पास मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग होगी, तो हम उतने ही लैंड से ज्यादा प्रोडक्टिविटी या ज्यादा से ज्यादा यील्ड अचीव कर पाएंगे। That is why it is important to increase land under irrigation. Clear? दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हो कि आजकल हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करते हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। बट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स में बहुत ज्यादा पानी और फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। इसीलिए भी जरूरी है कि हम अपनी इरिगेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करें जिससे पानी आराम से हमारे लैंड तक आ जाए। क्लियर? क्लियर? आसान है? यस। चैप्टर 2 कब होगा? जब चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड? मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या अंतर है? जल्दी से बता दो। मैं बता दूं? बिल्कुल सही बात। मल्टीपल क्रॉपिंग होता है जब हम एक से ज्यादा क्रॉप एक लैंड में एक साल में ग्रो करते हैं, उगाते हैं। जैसे हमने एक जमीन पे पालमपुर में ज्वार और बाजरा उगाया जाता है खारिफ के मौसम में, फिर उसके बाद क्या कहते हैं पोटैटो उगाया जाता है, फिर उसके बाद एक और क्रॉप उगाया जाता है ना, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, राइट। एज कंपेयर टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जहां पर आप लैंड पे ग्रीन रेवोल्यूशन वाले टेक्नोलॉजीज जैसे फर्टिलाइजर, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इरिगेशन मेथड से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकालने की कोशिश करते हो, है ना। व्हाइल मल्टीपल क्रॉपिंग जो है इट इज द नेचुरल वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, है ना। नेचुरल वे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का। जो मॉडर्न फार्मिंग है इट इज एन आर्टिफिशियल वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आप इसमें ऊपर से टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स लगा रहे हो जिससे आपके जमीन से ज्यादा आप फसल जो है उगा पाओ। क्लियर? बताऊंगी, राइट। मल्टीपल क्रॉपिंग का डेफिनेशन फिर दोनों तरफ आप दे सकते हो। मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग? तो गाइज मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिक्स्ड फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, उसमें आप एक ही लैंड पे, जैसे जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट, है ना, ऑल्टरनेट रोज पे अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हो। जैसे यहाँ पर वीट ग्रो कर लिया, यहाँ मटर ग्रो कर दी, यहाँ वीट ग्रो कर दिया, यहाँ मटर ग्रो कर दी, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अभी बोला था देव भगवान, और दिमाग को क्या हो गया है। इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। क्लियर? बेटा यील्ड होता है कितना प्रोड्यूस आपने एक लैंड से निकाला एक साल में। क्लियर? यस? कहीं समझ आ रहा है ना? याद रखना
ये कर लिया तो आपका इकोनॉमिक्स सेट है, 10th का भी सेट है। The following table shows the production of wheat and pulses after the green revolution। तो एक टेबल दी गई है और आपको प्रोडक्शन दिखाया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद का। फिर आपसे पूछा गया है was the green revolution equally successful for both the crops। तो अगर आप यहाँ देखो पल्सेस का 1965 में 10 था, डरो मत ग्राफ से, साफ साफ दिख रहा है, और 2019 में 23 है, मतलब 2 टाइम्स बढ़ गया प्रोडक्शन, है ना। 10 2 20, 2 टाइम्स जो है पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ गया। वहीं अगर हम व्हीट की बात करें तो पहले 10 था और अब 108 है, तो कितने टाइम्स बढ़ा, कितने टाइम्स बढ़ा जगदीश भाई? हाँ बेटा हिस्ट्री पढ़ा दिया मैंने एक चैप्टर, जल्दी से देख लो उस सेशन को। 100 टाइम्स बढ़ गया। तो हम यहां पर इस ग्राफ से बोल सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ज्यादा सक्सेसफुल था व्हेन इट केम टू व्हीट इंस्टेड ऑफ पल्सेस। क्लियर? इजी। व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग फार्मिंग मेथड्स? अब आप जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस क्या है? फास्ट, कौन बताएगा? कौन बच्चा है जो पढ़ता है? फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जो परमानेंट होता है, जिसको हम एक बार खरीदते हैं और फिर बहुत टाइम तक यूज करते रहते हैं, उसमें बार बार हमें पैसा डालने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों ने सही बोला, एक बच्चे ने बोला मशीन, वी कैन यूज इट मेनी टाइम्स, वेरी गुड, यस। वर्किंग कैपिटल होता है जो हम पैसा डालते हैं बार बार। जैसे अगर आप फार्मर हो तो आपका वर्किंग कैपिटल क्या होगा? जब आप रॉ मटेरियल के लिए पैसा डाल रहे हो, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स खरीदने के लिए, और आप एक बार नहीं, जब भी आप फार्मिंग करोगे बार बार उसमें पैसा डालोगे। सो दैट इज योर वर्किंग कैपिटल, मनी, रॉ मटेरियल, सीड वगैरह वगैरह। ट्रैक्टर एग्जाम्पल है एक फिक्स्ड का, वेरी गुड, क्लियर, आसान। हाँ, रॉ मटेरियल, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ये सब वर्किंग कैपिटल है। चलो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर्स द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि आजकल के जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, इसमें फार्मर को पहले से ज्यादा पैसा होना चाहिए हाथ में। ऐसा क्यों है? व्हाई इज दैट? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करूंगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं एंड में बोलने वाली थी, वो वाला चैप्टर शुरू करेंगे। वेरी गुड अनुराग। और कोई? तो अनुराग बोल रहे हैं क्योंकि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है उसमें जो इनपुट्स की जरूरत होती है, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, वो महंगे आते हैं। पहले फार्मर्स अपने ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे, है ना, तो वो सस्ता आता था। और कोई पॉइंट? एक और पॉइंट, यस, सेकंड पॉइंट जो आप लोग भूल रहे हो, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जब आप यूज करते हो तो आपको ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा फर्टिलाइजर्स और ज्यादा पानी की जरूरत होती है, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स देता बहुत है पर डिमांडिंग भी बहुत ज्यादा है। होता है ना, कुछ लड़के कहेंगे हम आपको बहुत प्यार देंगे पर डिमांड भी बहुत, ओके। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए, राइट, तो यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स बहुत डिमांडिंग होते हैं और उसके लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मैनेज करने के लिए फार्मर को बहुत पैसों की जरूरत पड़ जाती है। क्लियर? यस। चलो अगला क्वेश्चन, ये आपको एक इमेज दे रखी है और इस इमेज में बोला है कैन यू से द लैंड कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर। तो इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा लैंड जो है छोटे फार्मर ने कल्टिवेट किया है? ये तो इजी है, ज्योग्राफी चैप्टर शुरू करें। ओके, तो गाइज यहां पर कुछ नहीं है, जो आपको छोटे छोटे लैंड दिख रहा है ना, यहां पर ऑल ऑफ दिस इज प्रोबेबली कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर, स्पेशली ये वाला पार्ट, ठीक है, स्मॉल लैंड, ये तो आसान है। दूसरा, why do so many families of farmers cultivate such small piece of land? क्यों भाई, क्यों फार्मर्स इतने छोटे पीस ऑफ लैंड पे कल्टिवेट करते हैं? क्यों नहीं वो बड़ा लैंड ले लेते? लॉजिकल क्वेश्चन है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। स्मॉल लैंड्स आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स, इट कॉस्ट्स लेस पॉपुलेशन। गोविंद तिवारी इज एक्चुअली क्लोज, गरीब है, बिल्कुल सही बात, बिकॉज दे डोंट हैव द मनी, बिकॉज लैंड इज लिमिटेड। ऑल्सो गाइस मैं आपको ना एक सच्ची बात बताती हूँ, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड लिमिटेड है,
तो जब आप पापा हो, लेट अस से आप पापा हो, है ना, आपके पास जो है काफी बड़ी लैंड है, पर आपके 5 बच्चे भी है, तो आप अपनी लैंड को 5 हिस्सों में बांट देते हो, फिर उनके बच्चे होंगे, वो और लैंड बट जाती है, तो ऐसे जो है लैंड बहुत कम रह जाती है इंडिया में फार्मर्स के पास। ठीक है, चलो बेटा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर का 1 शॉट आने वाला है, ठीक है, कंपाइल्ड सेशन आने वाला है, 1 शॉट का पता चल जाएगा आज आपको। ऑलराइट, चलो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस ग्राफ को, ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस ना पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका कभी। यहां पर और बहुत मजा भी आता है, चाहे यूपीएससी भी कर रहे हो तब भी बहुत सारे एवरीबडी लव्स गिविंग दीज एनालिसिस क्वेश्चंस। यहां पर आपको ग्राफ दिया गया है, यहां पाई चार्ट है ऑफ कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है, तो जो स्मॉल फार्मर्स है वो 36% लैंड पे कल्टिवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फसल उगाते हैं, पूरा जो लैंड है उसमें 36% पे, और जो बिग फार्मर्स है वो 64% लैंड पे कल्टिवेशन करते हैं। इतना समझ गए? अब पूछा जा रहा है नंबर ऑफ फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स है वो 80% है, तो ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है कि जो मेजॉरिटी फार्मर्स है 80%, जो स्मॉल फार्मर्स है ना, दे आर क्या 80% ऑफ द फार्मर्स आर ग्रोइंग ऑन ओनली 36% ऑफ लैंड, राइट, एंड जो 20% ऑफ द फार्मर्स है, जो बिग फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स है, दे आर ग्रोइंग इन हाउ मच पीस ऑफ लैंड, बता दो चैट बॉक्स में, दे आर ग्रोइंग इन, ग्राफ पे है गाइस, कम ऑन, दे आर ग्रोइंग इन, नहीं 80, हाँ नहीं, दे आर ग्रोइंग इन 64% ऑफ द लैंड, 80% तो स्मॉल फार्मर्स है, 64% ऑफ द लैंड, येलो, ठीक है, तो ये दिखा रहा है ये ग्राफ आपको। तो जो न्यूमेरिकली स्मॉल है, पालमपुर में भी ये देखा हमने कि जो फार्मर्स बड़े फार्मर्स है उन पे लैंड जो है ज्यादा है, बल्कि जो छोटे फार्मर्स है जो मेजॉरिटी में है ना, 80% ऑफ आवर कंट्री आर स्मॉल फार्मर्स, वो बहुत छोटे छोटे लैंड पे अपना एग्रीकल्चर कर रहे हैं। Ma'am, is that possible that one day when human run out of land? Of course it's possible. We are running out of fertile land. अब गाइस आगे बढ़ने से पहले वीडियो को थम्स अप नहीं दिया आप लोगों ने, यार ऐसे क्यों करते हो, दिल को क्यों दुखाते हो, जल्दी से थम्स अप दे दो अगर अभी तक नहीं दिया, ठीक है, क्लियर। चलो एक और पेज 7 पे लेट्स डिस्कस है, आपको ये इमेज दी गई है और पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द वर्क दैट इज बीइंग डन, तो जल्दी से मुझे बता दो यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर आपको दे रखे हैं ऑप्शंस वैसे, बट यहां क्या हो रहा है, हार्वेस्टिंग, लाइक हो गया, नो सुप्रिया, इकोनॉमिक्स इज सो इजी, बस अपना कॉमन सेंस लगाना है, राइट, दिस इज कटिंग ऑफ क्रॉप्स, कटिंग ऑफ क्रॉप्स, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं हार्वेस्टिंग। यहां पर क्या हो रहा है, गाय के साथ कल्टिवेशन हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो प्लाउइंग, क्योंकि अभी प्लाउइंग मतलब जब आप सॉइल को रेडी करते हो कल्टीवेशन के लिए, जब कभी आपने प्लांट उगाए तो मिट्टी बड़ी हार्ड होती है, अब हार्ड मिट्टी में कुछ अंदर डाल नहीं सकते तो उसको सॉफ्ट करते हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्लाउइंग। यहां पर क्या हो रहा है, बिल्कुल सही, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स जो है स्प्रे करे जा रहे हैं। यहां क्या हो रहा है, इरिगेशन, नहीं बेटा इरिगेशन तो नहीं हो रहा, हाँ यहां पर सीड सोइंग हो रहा है, सीड्स को जो है सो किया जा रहा है। ऑलराइट, यहां क्या हो रहा है, कुछ बैल वैल है, यहां पर आप बोल सकते हो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग जो है की जा रही है, और यहां पर ट्रैक्टर यूज किया जा रहा है, थ्रेशर यूज किया जा रहा है, दिस इज मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। गाइज आई होप आप सबने अपनी एनसीईआरटी अपने सामने रखी हुई है, एनसीईआरटी खोल के आप ये सब लिख रहे हो, ठीक है, ये वाले जो 4 सेशंस होते हैं उसमें प्लीज ब्रिंग योर एनसीईआरटी फॉर द क्लास एंड अपनी बुक खोल के लिखते रहो आंसर, है ना, लाइफ आसान हो जाएगी आपकी। इसलिए लाइक नहीं करते क्योंकि सब कंजूस है, अच्छा समझ गए, यस। चलो अगला, Why are farm laborers like डाला एंड रामकली पुअर, अच्छा ये कहानी है, तो ये डाला है, ये कह रहे हैं इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली लार्ज फार्मर्स हायर अस,
एंड दैट टू इन फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। मतलब कह रहे हैं कि यार बहुत ज्यादा बुरी जिंदगी चल रही है, सिर्फ बड़े फार्मर्स ही हमको जो है जॉब पे रखते हैं, और वो भी बहुत कम दिनों के लिए। तो ये बोलती है हाँ यार बिल्कुल सही बात है। एक लार्ज फार्मर है जिसका नाम है घनश्याम, उसने तो हार्वेस्टर खरीद लिया, तो और ज्यादा हमारी जरूरत कम हो गई, क्योंकि हार्वेस्टर ही उसका सारा काम कर देती है। तो वो बोलता है कि हाँ मतलब ये यही बात कर रहे हैं कि यार अब हम क्या करेंगे, अब हमको कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी, जैसे ब्रिक लेइंग, बड़े शहर में जाके कंस्ट्रक्शन का वर्क हो गया, ब्रिक का वर्क हो गया, हमें वो काम करना पड़ेगा। फिर वो बोलते हैं कि यार मुझको तो मनी लेंडर से जो लोन मिलता है मैं उसी को ही झुका पाता हूँ, पर अब कैसे झुका पाऊंगा जब मुझे नौकरी भी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये कॉन्वर्सेशन है। तो क्वेश्चन है कि वाई आर दे ऑलवेज पुअर, तो क्या बोलोगे? बिकॉज वन, यस, they do not lack of full employment, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पूरे साल के लिए नौकरी है या पूरे साल के लिए उनको पैसे मिलते हैं। दूसरा, लोन ट्रैप, वेरी गुड। आप बोल सकते हो कि वो लोग एक लोन ट्रैप नहीं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेट ट्रैप क्या होता है? डेट ट्रैप होता है जब वो पैसा लेते हैं मनी लेंडर से, पर इतना ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि वो अपना पैसा कभी चुका ही नहीं पाते, तो वो एक साइकिल में फंस जाते हैं, डेट साइकिल की, लोन साइकिल की। क्लियर? यस, ठीक है। तो आप यही बताओगे दे डू नॉट गेट वेजेस, उनको जो है दो मिनिमम वेज सेट की है सरकार ने 300 रुपए की, पर क्योंकि इतने सारे वर्कर्स हैं और मशीन ने उनका काम ले लिया है, तो वर्कर सरकार की चुनी हुई जो मजदूरी का पैसा है उससे कम में भी वो लोग काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो 300 रुपए की जगह इवन अगर उन्हें दिन का 60 और 100 रुपए मिल जाता है, दे डू द वर्क, क्योंकि कुछ तो मिल रहा है। राइट? क्लियर? यस, चलो अगला क्वेश्चन। गोसाईपुर एंड माजुली आर टू विलेजेस इन नॉर्थ बिहार। Out of a total of 850 households in the two villages, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana or in Delhi, Mumbai, Surat, Nagpur. तो कह रहे हैं कि जो गांव है उसमें से काफी सारे लोग शहर में जाके काम कर रहे हैं। Why do people migrate? Why do people migrate? क्यों लोग माइग्रेट करते हैं? घूमने के लिए, फॉर जॉब्स, फॉर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, ऑब्वियसली। कैन यू डिस्क्राइब बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन द वर्क? अरे ये तो चलो ऐसे ही क्वेश्चन हो गया कि बड़े शहर में वो फैक्ट्रियों में शायद काम करते होंगे, वो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते होंगे, रिक्शा पुलिंग की तरह, वेजिटेबल वेंडर की तरह काम करते हैं, मेड्स की तरह काम करते हैं। ऑलराइट, अब हम आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पे जो मुझे बताएगा अगर आपको चैप्टर समझ आया है या नहीं। तो ये आपकी बुक में है क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि अभी तक आपको समझ आ गया कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या इनपुट्स की जरूरत है? जमीन की जरूरत है, लैंड की जरूरत है, मजदूरी की जरूरत है, लेबर की जरूरत है, एंड लैंड, लेबर एंड कैपिटल, पैसों की जरूरत है। राइट? तो पूछा गया है, तो आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स करना है। So let's see if you can do it. Among the three factors of production, we found that labor is the most abundant factor of production. Labor सबसे ज्यादा है। There are many people who are willing to work. बहुत सारे laborers हैं, but opportunities काम के बहुत कम है। वर्कर बहुत ज्यादा है पर काम नहीं है। Whereas नहीं, they क्या लिखा है? हाँ, whereas हाँ, so they belong to either landless families or ये जो है लोग जो है या तो वो लैंडलेस फैमिलीज को बिलोंग करते हैं या फिर स्मॉल फार्मर। वेरी गुड, स्मॉल फार्मर को करते हैं। दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड अ डिफिकल्ट लाइफ, बहुत मुश्किल जिंदगी है उनकी। इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर, डैश इज अ स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आउट ऑफ लैंड, लेबर और कैपिटल ऐसा कौन सा फैक्टर है जो स्कार्स है? स्कार्स मतलब कम है, लिमिटेड है। लैंड, बिल्कुल सही बोले। कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज डैश,
लैंड इज लिमिटेड, यहाँ लिमिटेड लिखोगे कि कल्टिवेटेड एरिया जो है लिमिटेड है। मोर ओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली या अनइक्वली। लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिमिटेड या फिक्स्ड? वेरी गुड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, इनइक्वली नहीं अनइक्वली। ठीक है, चलो there are a large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in conditions not much better than landless farm laborer। मतलब छोटे फार्मर्स की सिचुएशन वैसी है जैसे बिल्कुल जमीन जिन पे नहीं होती उनकी सिचुएशन है। To make the maximum use of the existing land, farmers use dash and dash, both these have led to increase in the production of crops। तो क्या farmers use करते हैं production increase करने के लिए? क्या लिखोगे आप? मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, बिल्कुल सही बोले। और मिक्स्ड क्या था? मल्टीपल क्रॉपिंग, बिल्कुल सही बात। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ डैश। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आशा रखते हैं, जो पहले ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग नहीं रखते थे? फर्टिलाइजर, लेबर, क्या बोलते हैं इसको? मनी, फर्टिलाइजर, रॉ मटेरियल, क्या? कैपिटल, वेरी गुड, कैपिटल। ठीक है, फिर बोला है दो बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्कार्स, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डैश इज अ नेचुरल रिसोर्स वेयर एज डैश इज मैन मेड। तो लैंड और लेबर में से क्या नेचुरल रिसोर्स है और क्या मैन मेड है? यस, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स वेयर एज कैपिटल जो है मैन मेड है। इसीलिए क्योंकि लैंड नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। क्लियर? यस, चलो आगे बढ़े। आसान नहीं है, क्वेश्चंस तो सारे करेंगे हम। तो गाइज यहाँ पर आपकी बुक में अब हम मैथ्स करने वाले। क्या आपको क्लियरली दिख रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर आपकी किताब में 3 टेबल दी गई है 3 फार्मर्स की। ठीक है, और आपको दिया गया है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सरप्लस, सरप्लस मतलब कितना एक्स्ट्रा है कंज्यूम करने के बाद, और कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये बोला गया है कि जो भी आपका कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर होगा उसका डबल जो है अगले साल का प्रोडक्शन होगा। क्लियर? उसका डबल, जैसे यहाँ पर 60 है अगर कैपिटल तो 120 है अगले साल का प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन अगर 120 है, 40 उसका कंजम्पशन है, तो सरप्लस कितना होगा जल्दी से बता दो? 80 होगा। और कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर भी 80 होगा। तो फिर प्रोडक्शन अगले साल का क्या होगा? डबल 80 का डबल लगा दो, क्या होगा? 160। अब 160 में से कंज्यूम कर दिया आपने 40, तो कितना सरप्लस बचा? 1, मैथ्स मुझे करनी पड़ेगी बच्चों, 120। तो कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर इज ऑल्सो 120। तो अगर आप यहां देखो ईयर 1 से ईयर 3 प्रोडक्शन बढ़ा है ना, प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड। चलो अब हम फार्मर 2 पे चलते हैं। 80 जो है आपका प्रोडक्शन है, 40 आपने कंज्यूम कर लिया, कितना सरप्लस हुआ? 80 माइनस 40 कितना होता है? 40 होता है। कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर कॉपी कर लो 40। अब प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 40 इंटू 2, 80। अब प्रोडक्शन के बाद वापस से 40 कंजम्पशन हुआ, वापस से 40 सरप्लस आया, वापस से 40 अगले साल का कैपिटल, वापस से 80 प्रोडक्शन हुआ। तो ये तो सेम हो गया। फार्मर 2 की लाइफ की क्वालिटी में या प्रोडक्शन में बिल्कुल इंक्रीज नहीं आया। ठीक है, अब हम फार्मर 3 पे चलते हैं। 60 प्रोडक्शन है, कंजम्पशन 40 है, तो सरप्लस कितना हुआ? सरप्लस क्या होता है? आपने प्रोड्यूस किया 60 है ना, 5 एप्पल आपने प्रोड्यूस किए, उसमें से 3 सेब आपने खा लिए, तो कितने सेब बचे जो आप मार्केट में बेचोगे? 2। मैथ्स है ना ये। तो प्रोड्यूस आपने 60 किए, 40 आपने खा लिया, तो बचा कितना? 20। तो जो 20 बचा उसको आप इसमें लिखा है कि कीप दैट एज द कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब जो कैपिटल है उसमें लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि उसका डबल आप प्रोडक्शन की तरह लो। तो 20 से आया आपका 40। अब 40 आपने प्रोड्यूस किया और 40 ही आपने कंज्यूम कर लिया, तो सरप्लस 0 हो गया और कैपिटल अगले साल के लिए भी 0 हो गया। तो अब आप क्या करोगे? 0 आपका प्रोडक्शन है,
है ना, और आपका कंजम्पशन 40 है, तो सरप्लस हम नेगेटिव में चले जाते हैं। इसका मतलब ये वाला जो फार्मर है उसके पास पैसा नहीं है तीसरे साल खेती करने का। तो वो क्या करेगा ऐसा फार्मर, बताओ क्या करेगा ऐसा फार्मर जिस पे पैसा नहीं है खेती करने का, इनपुट्स खरीदने का, सीड खरीदने का, फर्टिलाइजर खरीदने का? वो लोन लेगा मनी लेंडर से। फिर उसकी क्या सिचुएशन होगी? मनी लेंडर भैया, मतलब मनी लेंडर जो है अच्छे इंसान तो है नहीं, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन देंगे, जो ये बेचारे इंसान जो है रीपे करने में ही आगे की अपनी जिंदगी लगा देंगे। क्लियर? बिल्कुल सही बात। तो अगर आप देखो यहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, यहां प्रोडक्शन सेम हुआ है, और यहां प्रोडक्शन जो है गिर गया है, फार्मर जो है लोन ट्रैप में फंस गया है। क्लियर गाइज? मैंने यहां पर सब आंसर्स दे दिए हैं। यू कैन लाइक आई विल पुट द PDF ऑन द टेलीग्राम चैनल, आप चेक कर लेना। बट आई होप आपको क्लियर हो गया, आसान था ये। हाँ, एवरी टाइम द प्रोडक्शन मैटर्स द मोस्ट। क्लियर? कोई डाउट पूछ लो यार। चलो, यहां पर आपको एक वापस से स्टोरी दी गई है। स्टोरी है कि मिश्री लाल, मतलब नाम है मिश्री लाल, है ना, had purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and set it up on his field। मतलब मिश्री लाल जो है, उनका नाम मिश्री इसीलिए है क्योंकि उनके पास बड़ी सी शुगरकेन फील्ड था। उस फील्ड पे उन्होंने एक मशीन खरीद ली, शुगरकेन से जागरी बनाने वाली मशीन। ठीक है, अब जो है वो जागरी बना के मिश्री लाल, मतलब अच्छा, शुगरकेन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुल्लक्स। पहले बुल्लक के हेल्प से जो है वो जागरी बनाते थे, पर अब क्योंकि सब मशीन यूज करने लगे तो उन्होंने भी मशीन खरीद ली। बहुत बार अपने फैक्ट्री के लिए उन्हें शुगरकेन खरीदना पड़ता है बाकी छोटे छोटे फार्मर्स से। जागरी जो है उसके बाद सेल की जाती है टू शाहपुर, जो पास का बहुत बड़ा टाउन है। इन दिस प्रोसेस मिश्री लाल जो है छोटा सा प्रॉफिट जो है बना लेता है। रेड शुगर कैंडी, समझ गए? स्टोरी समझ गए? बुल्लक मतलब बुल्लक होता है हिंदी में, क्या कहते हैं, बैल। बैल होती है ना, काली सी बैल। ठीक है। What capital did मिश्री लाल need to set up his jaggery manufacturing unit? अब आप मुझे बताओ, what is the capital? फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल? ये जो उन्होंने मशीन खरीदी, मैकेनिकल शुगरकेन क्रशिंग मशीन, ये कौन सा कैपिटल है? फिक्स्ड कैपिटल है। क्यों है ये फिक्स्ड कैपिटल? क्योंकि एक बार खरीद ली तो काम खत्म, ये नहीं कि हर बार खरीद रहे हैं वो। इट इज अ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर? हु प्रोवाइड्स द लेबर इन दिस केस? तो लेबर उनके खुद के परिवार वाले भी है, और कभी कभी वो और लोगों को भी ले सकते हैं। ज्यूम कर लो कि अगर और जरूरत पड़े दे कैन टेक अदर वर्कर्स ऑल्सो। कैन यू गेस व्हाई मिश्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट? तो क्वेश्चन आपको एजम्पशन दे रहा है कि मिश्री लाल अपना प्रॉफिट इंक्रीज नहीं कर पा रहे। हाँ बेटा, मेंटी होगा, ठीक है, क्यों नहीं इंक्रीज कर पा रहे? आप बोल सकते हो कि उनको जो है लिमिटेड उनका लैंड है, उसमें से जितना शुगर केन मिलता है उतना वो जागरी बना पाते हैं, ये बोल सकते हो। और ट्रांसपोर्ट, बाइंग शुगर केन में काफी पैसा। और सोचो, एक फार्मर अपना, अभी अभी हमने वो टेबल देखा था ना 3 फार्मर्स का, तो तीनों फार्मर्स में से कौन सा फार्मर है जो अपना कभी प्रॉफिट बढ़ा नहीं पाएगा? लिमिटेड लैंड भी है, चलो। और सोचो, एक फार्मर अपना प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा पाता? क्योंकि जो पैसा वो कमाता है उस पैसे को वो किस चीज में यूज करता है? किस चीज में यूज करता है? कम ऑन, मनी इज लिमिटेड, लोन वापस करने में यूज करता है। तो हो सकता है वो अपना प्रॉफिट इसीलिए नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि उन्होंने लोन लिया था मशीन खरीदने के लिए, और लोन वापस करने में ही उनका प्रॉफिट जा रहा है। हो सकता है, यू कैन राइट दैट पॉइंट। Could you think, अच्छा ये हमने बता दिया। Why does मिश्री लाल sell his jaggery to traders in शाहपुर and not his village? गांव में क्यों नहीं बेचते हैं मिश्री लाल अपना जागरी? क्यों जाते हैं वो इतना दूर? एग्जैक्टली, आप बता सकते हो क्योंकि यार वहां गांव में इतनी डिमांड नहीं होती और उनको अपने प्रोडक्ट का अच्छा प्राइस भी नहीं मिलता। क्लियर? यस, फॉर मोर प्रॉफिट। चलो, अब एक और क्वेश्चन है आपकी विद किताब में
करीम हैज ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम बड़ा इंटरप्राइजिंग ह्यूमन कैपिटल है, उन्होंने अपने गांव में कंप्यूटर क्लास खोल दी है। उन्होंने बोला कि इन रीसेंट ईयर्स करीम ने देखा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो गांव के हैं वो कंप्यूटर क्लासेस करने जा रहे हैं, ठीक है, कॉलेज जाने लगे हैं। Kareem found that a number of students from the village are also attending computer classes in town. टाउन में जाके कंप्यूटर क्लास वो अटेंड कर रहे हैं। उसको दो औरतें भी मिली जिनके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री थी, तो उन्होंने उन दो औरतों को अपने कंप्यूटर सेंटर में नौकरी दी और कंप्यूटर सेंटर बनाया। एंड दैट इज व्हेन ही स्टार्टेड अर्निंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। काफी पैसा वो कमाने लग गए जब कॉलेज के बच्चे और स्कूल के बच्चे जो है उनका कंप्यूटर सेंटर यूज करने लग गए। क्लियर? नहीं बेटा, आज स्टूडियो मेरा नहीं है। इन वॉट वेज इज करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्री लाल? तो अभी हमने जो मिश्री लाल की कहानी सुनी थी उसमें और इसके कैपिटल में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। यहां पर जो लेबर यूज की जा रही है वो स्किल्ड लेबर है। जो मिश्री लाल लेबर यूज करता है वो अनस्किल्ड होती है। यहां पर कंप्यूटर की डिग्री वाले लोगों को उन्होंने किया है, तो स्किल्ड लेबर। वहां पर आप बोल सकते हो कि एक मशीन ही यूज की गई है, एक मशीन ही खरीदी गई है, पर यहां पर एक पूरा कंप्यूटर सेंटर बनाया गया है, कंप्यूटर्स बहुत सारे खरीदे गए हैं। तो यहाँ जो कैपिटल है वो काफी ज्यादा दिखता है। ह्यूमन कैपिटल भी है, आपका फिक्स्ड कैपिटल भी है। क्लियर? यस। चलो, व्हाई डिडंट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर करीम के पास इतना दिमाग था कि वो इस पॉइंट के कंप्यूटर सेंटर बना के बहुत सारा पैसा कमा पाए, तो पहले लोगों ने लैक ऑफ नॉलेज, वेरी गुड, लैक ऑफ नॉलेज, शायद लोगों के पास पता ही नहीं था कि भैया कंप्यूटर भी एक चीज होती है। दूसरा है, हो सकता है कि इस पॉइंट तक गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अब आ गई है तो उसने अपना सेंटर बना दिया। या ऑल ऑफ दिस कैपिटल स्किल, राइट, ऑल ऑफ दिस यू कैन से। विलेजर्स को पता नहीं था कि ऐसे कोर्सेज भी होते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मनी, वेरी गुड, पैसा होना चाहिए सेंटर खोलने के लिए। चलो, एक और क्वेश्चन गाइस, ऐसे बहुत क्वेश्चंस है, प्लीज ये जरूर करना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। Kishora is a farm laborer. Unlike other such laborers, Kishore found it difficult to meet his family's need from the wages that he received. मतलब डेली वेज लेबरर है, हर दिन का पैसा मिलता है, उस पैसों से वो अपने परिवार को नहीं चला पा रहा है। A few years back, किशोर ने बैंक से लोन लिया। दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम जहां पर पुअर लैंडलेस लेबरर्स को लोन दिया जाता था, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। किशोर ने इस पैसे से बफेलो खरीदी। अब वो बफेलो मिल्क को सेल करता है। फर्दर उसने वुडन कार्ट, एक कार्ट जो है बुलक कार्ट बना दी, ठीक है, एंड उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करता है, सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। Once a week he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter. जैसे पॉटर है ना, पूरा पॉट बना रहे हैं, उसे क्ले की जरूरत है, मिट्टी की जरूरत है, तो वो नदी से मिट्टी ले आता है उस पॉटर के लिए। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर, कभी कभी जागरी को गांव से शाहपुर तक ले जाता है। एवरी मंथ उसे ट्रांसपोर्टेशन में भी काम मिलता है। तो कुछ सालों में जब से उसने बैंक से लोन लिया है, उसने अपना प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया। क्लियर? क्वेश्चन है, व्हाट इज किशोराज फिक्स्ड कैपिटल? किशोरा का फिक्स्ड कैपिटल क्या है? पता है, जब आप 11th में आओ, बफेलो एंड वुडन कार्ट, वेरी गुड, बफेलो और वुडन कार्ट उसका फिक्स्ड कैपिटल है। बल्कि वुडन कार्ट, चलो, व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या होगा उनका? व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल? बफेलो तो फिक्स्ड कैपिटल है, क्ले, मनी इन हैंड। बेटा स्मॉल में क्या एक्सप्लेन करूं? किशोर एक फार्मर है, उसका पास खुद की जमीन नहीं है, बहुत कम पैसा वो कमाता है, उस पैसे से परिवार को नहीं चला पाता, बैंक से उसने लोन लिया। अब उस लोन से उसने जो है एक बफेलो खरीदी, वुडन कार्ट खरीदा, बफेलो का दूध जो है वो बेच के आता है बाहर मार्केट में, और कार्ट से वो ट्रांसपोर्टेशन, बुल्लक कार्ट होती है ना, उससे ट्रांसपोर्टेशन का काम करके कुछ पैसा कमाता है। तो यहां पर उसका वर्किंग कैपिटल क्या होगा? उसका वर्किंग कैपिटल होगा मनी फ्रॉम सेलिंग मिल्क
जो उसको पैसे मिलते हैं मिल्क को बेच के, है ना, वो जो है मनी फ्रॉम यू नो, मतलब अल्टीमेटली जो पैसा उसको फाइनली मिलता है वो वापस से वो इस अपने बिजनेस में लगाता है, वो उसका वर्किंग कैपिटल है। क्लियर? मनी, राइट? इन हाउ मेनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज किशोर इन्वॉल्व्ड? कितने प्रोडक्शन की एक्टिविटी किशोर कर रहा है यहां पर? 3 कैसे? मुझे तो 2 ही दिख रहे हैं गाइस। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है डेयरी, और अच्छा आप कह रहे हो तीसरा वो है लैंडलेस लेबरर, लेबर की तरह। पता नहीं, देखते हैं क्या आंसर है। कहां पर है भाई आंसर? अच्छा ये रहा, ट्रांसपोर्टिंग। हाँ, तो 2 ही एक तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन और वो पॉटरी मेकिंग, ये सब आप लिख सकते हो। वुड यू से दैट किशोरा हैज बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालमपुर? वेरी गुड क्वेश्चन। सरकार जो हमें सड़क देती है उससे क्या किशोर का फायदा हुआ है? तो आप बोल सकते हो हाँ, बिल्कुल हाँ बेटा, क्विज है, बिल्कुल फायदा हुआ है, क्योंकि अच्छी रोड्स के वजह से ही वो अपने बुल्लक कार्ट को चला चला के ट्रांसपोर्टेशन का काम कर पा रहा है। एंड दिस इज वेयर वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के बीच में थे। Hey guys, this is your master teacher सुरभि गुप्ता एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो पीछे बुक के पीछे के एक्सरसाइजेस है उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। याद रखना, इकोनॉमिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपके बोर्ड एग्जाम से डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया जाता है। इट कैन ईदर कम फ्रॉम द क्वेश्चंस जो बुक के पीछे है या फिर इट द क्वेश्चंस कैन कम जो बुक के बीच में है, जो हमने सॉल्व कर लिए हैं, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो गाइस पक्का देख लेना। अगर आप इकोनॉमिक्स में मेरे साथ साथ मेहनत करते जाओ फिर आपको साल के एंड में कोई भी कष्ट नहीं होगा, दुविधा नहीं होगी। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो लेट अस बिगिन विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, every village in India is surveyed once in 10 years during the census and some of the details are presented in a particular format। census होता है मतलब एक तरीके का इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, ठीक है। फिल अप द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन पालमपुर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक से उठाया हुआ, आपको लोकेशन, टोटल एरिया ऑफ द विलेज और लैंड यूज लिखना है। तो थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर लोकेशन जैसे आपकी बुक में दे रखा है वेस्टर्न यूपी, टोटल एरिया ऑफ द विलेज 226 हेक्टेयर्स। मेरे हिसाब से इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन टाइप आ सकता है तो आप डायरेक्टली पैसेज से उठा सकते हो, बट क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है टेबल फिल करने को आप कर लो, बट आई डोंट थिंक इट विल कम डायरेक्टली। यू डोंट हैव टू लर्न दिस फैक्ट फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो फिर फैसिलिटीज बताइए। फैसिलिटीज तो हमें पता ही है। एजुकेशनल की बात करें, चेंज करती हूँ मैं एक बार, एजुकेशनल की बात करें तो यहां पर आप लिख सकते हो देयर इज 1 प्राइमरी स्कूल, है ना, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, और 1 हाई स्कूल। मेडिकल करें तो 1 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है ना। और मार्केट की बात करें तो 2 मार्केट है, 2 जो बिग मार्केट्स है उसकी बात कर लो, है ना। सो यू हैव, अबे भाई चेंज करते रहो बस यहाँ पर। हाँ, रायगंज और शाहपुर 2 बड़े मार्केट्स है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो काफी घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, काफी एडवांस है ये विलेज है, उस इलेक्ट्रिसिटी के वजह से लोगों के घर में खुद की ट्यूबवेल्स भी है। कम्युनिकेशन की बात करें तो रायगंज सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, वहां जाके लोग अपना जो सामान है उसको बेच देते हैं, जागरी वगैरह वहां बेची जाती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफी ज्यादा अच्छा है। नियरेस्ट टाउन जो है वो शाहपुर है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन डिवाइड। ये थोड़ा सा याद कर लो बेसिक की व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज पालमपुर में है, ये हम कर चुके हैं जब पढ़ा रहे थे। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड आप कहोगे यस आई टोटली एग्री। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो है वो किस में आता है? मॉडर्न फार्मिंग का मेथड्स का मतलब है हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। अब हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स हम यूज से करने लग गए, बट दैट रिक्वायर्स, बिल्कुल सही बात, फर्टिलाइजर्स। लिखते रहो गाइस, आई एम नॉट एबल टू सी द चैट कंटिन्यूअसली, बट लिखते रहो। एंड पेस्टिसाइड्स।
है ना, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो है जो आपको मार्केट से मिलते हैं, जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स बहुत ज़्यादा पानी भी मांगता है, एंड दैट इज वाई इसके लिए इरिगेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, बिकॉज यू कैन नॉट ओनली डिपेंड अपॉन मॉनसून फॉर एग्रीकल्चर। तो ट्रैक्टर, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, इन सब के लिए भी ये सब चीज़ें भी इंडस्ट्री से बन के आती है, राइट। सो दैट इज ट्रू। ऑन द अदर हैंड जो आपकी ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स थे, जो पहले जो फार्मर्स इनपुट्स यूज करते थे, चाहे वो सीड हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, वो नेचुरल हुआ करते थे, वो ट्रेडिशनल हुआ करते थे, वो इतनी ज्यादा डिमांड नहीं करते थे इनपुट्स की। तो इसीलिए आज के फार्मर को ज्यादा पैसों की जरूरत हो गई टू डू फार्मिंग एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मर्स। क्लियर? चलो, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर? इलेक्ट्रिसिटी आया तो मस्त बैठ के वो नेटफ्लिक्स देखने लग गए, तो अच्छा ही है उनके लिए। नहीं, ये मत लिखना तुम लोग। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिसिटी के आने से लोग जो है ट्यूबवेल्स अपनी चलाने लग गए। ट्यूबवेल्स के वजह से इरिगेशन ईजी हो गया। इरिगेशन की वजह से आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, ऑल ऑफ दिस यू कैन से कि ट्यूबवेल्स आ गया। पहले जो लोग जो है पर्शियन व्हील्स के थ्रू पानी जो है फील्ड तक जाता था, अब प्राइवेट ट्यूबवेल्स आ गए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लैंड इरिगेट होने लगा। इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई? बहुत ही गुड क्वेश्चन। आप कहोगे कि लैंड जो है वो लिमिटेड है, एंड इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है ना, मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, वहां बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लैंड इरिगेशन के अंडर लाएं, जिससे कि लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़े। अनफॉर्चुनेटली 80% ऑफ इंडियन स्मॉल फार्मर्स टुडे कंटिन्यू टू डिपेंड, या 60% कंटिन्यू टू डिपेंड अपॉन इंडियन मॉनसून। तो उससे क्या होता है, काफी ज्यादा लॉस हो रहा है हम लोगों को। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि ज्यादा से ज्यादा लैंड इरिगेशन के अंडर आए। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। तो हाँ, लेस देन 40% ऑफ द लैंड इज इरिगेटेड इन इंडिया। तो आप सोच लो 60% ऑफ द लैंड जो है अनइरिगेटेड है ना। फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन इरेटिक मॉनसून सीजन, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कभी कभी नहीं आती, बारिश नहीं आई तो खराब उनका पूरा फसल, सारी मेहनत। इसीलिए अगर हम चाहते हैं बेटर आउटपुट हो, अगर हम चाहते हैं कि फार्मर्स बेटर कमाए, ज्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, तो उनको ज्यादा कमाना होगा। ज्यादा वो तभी कमा पाएंगे जब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब लैंड उनका इरिगेटेड होगा। क्लियर? चलो, कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर। तो ये हम कर चुके हैं कि 150 फैमिलीज जो है उनके पास लैंड ही नहीं है। मेजर फैमिलीज बहुत छोटे फार्मर्स हैं। 60 फैमिलीज हैज मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। क्लियर? Why are the wages for farm laborers in Palampur less than the minimum wages? सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत मिनिमम वेजेस सेट किए हैं कि इससे कम में आप जो हो किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकते और आपको काम भी नहीं करना चाहिए। लेकिन पालमपुर में जो लेबरर्स हैं वो मिनिमम वेजेस से कम में भी काम करते हैं, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है। कंपटीशन कब होता है? कंपटीशन तब होता है जब सीट्स बहुत कम होते हैं और लोग बहुत ज्यादा होते हैं उन सीट्स के लिए लड़ने के लिए। तो यहाँ भी लेबर्स बहुत ज्यादा है हु आर रेडी टू वर्क, बट जॉब्स बहुत कम है ना, काम बहुत कम है, जिसकी वजह से दे आर रेडी टू वर्क फॉर लेस देन ₹300 अ डे। बहुत सैड है, राइट? What are the different ways of increasing production on the same piece of land? तो इसमें आप बोल सकते हो कि देखो लैंड हमारे पास लिमिटेड है, so there is a natural way of increasing production and there is an artificial way of increasing production from the same piece of land. Natural way की बात करें तो आंसर है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग होता है जब आप एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक से ज्यादा जो है क्रॉप्स को ग्रो करते हो। तो फॉर एग्जांपल पालमपुर में ज्वार और बाजरा को ग्रो किया जाता है, फिर आलू को ग्रो किया जाता है, और फिर जब हम बारिश ठंड के मौसम में आते हैं तब तक आते आते और क्रॉप्स को, व्हीट को ग्रो किया जाता है। बट आर्टिफिशियल वे ऑफ ग्रोइंग है थ्रू इरिगेशन, थ्रू हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, इसको यूज करके भी यील्ड को या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा लिख दो, पीडीएफ में डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पे।
डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड का मतलब है ये एक स्मॉल फार्मर है। तो स्मॉल फार्मर की अगर हम लोग जिंदगी देखें तो कहानी शुरू होती है इनपुट से। स्मॉल फार्मर को इनपुट मतलब सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इसके लिए पैसे नहीं है, कैपिटल जो है वो नहीं आता है। कैपिटल नहीं है तो वो क्या करता है, वो लोन लेता है ना, लोन लेता है ट्रेडर से, एक बड़े फार्मर से, किसी से भी लोन ले सकता है। उसके बाद जो उसको आउटपुट आता है उसको वो मार्केट में बेचता है, और फिर मार्केट में बेचने के बाद जो उसके पास प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट को लोन को चुकाने में लग जाता है। उसका सारा पैसा, सेविंग्स में कुछ नहीं बचता, बल्कि थोड़ा सा कर्ज भी बच जाता है। वापस से वो कर्जा उठाता है अपने इनपुट्स के लिए। एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ द स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर की यहाँ एक और एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है कि उसके पास इरीगेटेड फैसिलिटी नहीं है, तो ही डिपेंड्स अपॉन मॉनसून फॉर हिज एग्रीकल्चर, फॉर हिज ईल्ड, जिसके वजह से पक्का भी नहीं होता कि उसको कोई आउटपुट आएगा। हो सकता है उसका प्रोडक्टिविटी 0 भी हो जाए। राइट, आई थिंक मैंने सब बता दिया है। अच्छा, आप बता सकते हो कि मनी लेंडर का बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, तो जो फार्मर है उसकी जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू सेव एनीथिंग टू पुट इन द नेक्स्ट ईयर्स फार्मिंग इन्वेस्टमेंट, है ना। How do the medium and large farmers obtain capital for farming? जो medium और large farmers है वो अपने profits, जो profits होते हैं from selling their farm produce, उसी से savings करते हैं, and that savings act as capital for the next year's produce. How is it different from small farmers? Small farmers savings ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके सारा प्रॉफिट जो है लोन में को वापस लोन रिपेमेंट में ही खत्म हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर लेफ्ट विद नथिंग एंड दे हैव टू टेक अ लोन। क्लियर? अच्छा, आप ये भी बोल सकते हो कि ये सेविंग सिर्फ प्रॉफिट से नहीं होते, बड़े फार्मर्स की छोटी शॉप्स भी होती है, वो बाकी छोटे छोटे बिजनेस भी कर लेते हैं, जैसे अपनी छोटी सी शुगर केन मिल खड़ी कर दी, लोन दे दिए, इस तरीके से वो पैसे कमा लेते हैं। ठीक है। ऑन वॉट टर्म्स डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल? तो ये कहानी है आपकी बुक में, ठीक है, जो आप पढ़ सकते हो। वुड सविता's कंडीशन बी डिफरेंट इफ शी कुड गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो कहानी में अगर हम ध्यान से इस कहानी को पढ़े तो यहाँ पर है कि तेजपाल ने लोन दिया 3000 रुपए का एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 months। 24% का इंटरेस्ट रेट, मतलब इट इज एस्ट्रोनॉमिकली हाई, है ना, फॉर 4 months। पर वो कहता है सविता को कि देखो मैं लोन तो दे रहा हूं, बट साथ ही साथ तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा हार्वेस्ट सीजन में फॉर 100 रुपीज अ डे, और कितना देना चाहिए, 300। तो 1/3 पैसों में वो उसे काम करा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली सविता की हालत बहुत बुरी है, क्योंकि अगर वो हार्वेस्ट सीजन में वहां काम कर रही है, अपने फील्ड पे भी काम कर रही है, और उसे इतना बड़ा लोन भी देना है, तो जब तक वो अपना प्रोड्यूस मार्केट में बेचेगी उसके पास कोई पैसा वापस नहीं बचेगा। शी विल बी यूजिंग ऑल द मनी दैट शी हैज अर्न्ड इन रीपेइंग द लोन, है ना। अब आप सोचो, सविता को यहीं पर अगर बैंक से लोन मिलता तो सबसे पहले लो इंटरेस्ट पे मिलता, है ना, कम इंटरेस्ट पे मिलता। मतलब जो आप और पढ़ोगे इसके बारे में 10th स्टैंडर्ड में, बैंक्स के बारे में, बट लो इंटरेस्ट पे मिलता, एंड देन शी वुड हैव स्पेंट हर टाइम डिवोटिंग टू हर ओन फील्ड। अपने फील्ड पे वो ज्यादा मेहनत करती जिससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन तेजपाल्स फील्ड, है ना। तो बैंक को ज्यादा लोन देना चाहिए टू स्मॉल फार्मर्स। What are non-farm production activities taking place? तो non-farm production activities के एग्जाम्पल दे दो। डेयरी फार्मिंग हो गया, छोटे शॉप्स हो गए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, all of these are non-farm active. फिशिंग हो गया, right? What can be done so that more non-farm production activity can be started in villages? Very good. अगर हम चाहते हैं कि फार्मर्स की आमदनी बढ़े, है ना, उनको थोड़े और पैसे मिले जिससे वो सेव कर पाए, तो नॉन फार्म एक्टिविटी पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि लैंड लिमिटेड है, आप उससे कितना ही कमा पाओगे। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को जो है फंड्स देना चाहिए, नॉलेज देनी चाहिए फार्मर्स को कि कैसे वो नॉन फार्म एक्टिविटी से अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए पैसों की भी ज़रूरत है, तो बैंक्स को लो इंटरेस्ट रेट पे छोटे फार्मर्स को लोन देना चाहिए, सो दैट वो ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कर पाए और अपना सेविंग्स, अपना पैसा बढ़ा पाए। ठीक है, गवर्नमेंट शुड सेट अप रूरल वर्कशॉप्स टू एनेबल द विलेजर्स, जिससे वो अपना स्किल लेवल बढ़ाए, उनको नॉलेज आए।
इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फार्मर्स जो है अपना जो टमाटर है, आलू है, एकदम बेचते हैं क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती। तो ये स्टोरेज फैसिलिटी सरकार जो है प्रोवाइड कर सकती है। Alright, so guys, those were all the questions that we've done till now from the story of village Palampur. In text questions भी कर लिए, exercises भी कर ली, stories भी पढ़ ली और NCERT questions भी कर ली और chapter explanation भी कर लिया, right? So in a way, you guys have to get full marks क्योंकि ये exam final exam, ये chapter final exams में नहीं आएगा, mid terms में आएगा। तो full अंकड़े से आपको जो है पास होना है और टॉप करना है। आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। You can also follow me on my Instagram ID surabhi._nerd_alert and I've changed the name, right? So that is it. This is your master teacher Surabhi Gupta signing out. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा. Do not forget to give a thumbs up, subscribe and share.